आज यहाँ पर एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है द स्टोरी। और मजे की बात यह है कि जो मेरी मीट सीरीज आई थी उसमें जो हमारे पहले गेस्ट थे यानी कि अमन धतरवाल, वही हमारे आज पहले गेस्ट हैं द स्टोरी में। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि बचपन से लेकर के आज तक जो भी आपने किया, जो भी आपकी कहानी है, कुछ है उसमें से बातें जो हो सकता है कुछ लोगों को पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी, बट आज हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि अमन दत्तरवाल जिसको भी आज लोग जानते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या किया, कैसे किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या अप्स एंड डाउन्स आए। सर बचपन में मेरा जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के अंदर हुआ था। उसके बाद से जो मुझे याद है, मेरा सबसे पहला स्कूल जैन भारती करके था सर। ये आपका इधर है सर, नजफगढ़ और जहांगीरपुरी के पास एक इलाका है, उधर जैन भारती करके एक स्कूल है। और आपका बैकग्राउंड कैसा था, यानी आपके फादर क्या करते थे, वो जॉब करते थे, बिजनेस करते थे? फादर गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब बताना चाहेंगे कौन से डिपार्टमेंट में थे? सर मेरे पापा ने पहले तो टीचर लगे थे राजस्थान के अंदर, जूनियर जो टीचर होते हैं। उसके बाद वो थोड़े मिड लेवल के टीचर लगे सरकारी में, फिर वो सीनियर टीचर लगे। तो 3-4 साल तो उन्होंने पढ़ाया था, तब मैं पैदा नहीं हुआ था। फिर उनका सर राजस्थान का जो बेल्ट की जॉब होती है सर, उसके अंदर सिलेक्शन हुआ था सब इंस्पेक्टर में। फिर उनका दिल्ली के अंदर भी सिमिलर पोजीशन पे सिलेक्शन हुआ था। तो फिर वो फैमिली को लेके इधर दिल्ली शिफ्ट हो गए। और मदर? मदर हाउस मेकर। ओके। फिर हौस खास के अंदर लक्ष्मण पब्लिक स्कूल है, वहाँ मैं चला गया था। पापा की इंटरनली दिल्ली के अंदर जॉब चेंज होती रहती थी, तो उस हिसाब से वहाँ सर पापा ने मुझसे पूछा कि आप स्पोर्ट्स खेलो, स्पोर्ट्स खेलना बड़ा ज़रूरी है। तो बोले आप फुटबॉल खेलोगे या टेनिस खेलोगे? मुझे सर दोनों ही नहीं पता थे, मैंने ऐसे ही बोल दिया टेनिस खेलेंगे। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, इसमें ना टीम पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, ये सोलो गेम है, ये खेलो। तो सर 3rd क्लास से मैंने अपना टेनिस का तैयारी स्टार्ट कर दिया था। और लक्ष्मण पब्लिक स्कूल के ही अंदर लॉन टेनिस स्टेडियम होते थे, तो अर्ली मॉर्निंग जाके आप वहाँ प्रैक्टिस कर लो। और साथ में सर एक DLTR के खन्ना स्टेडियम है, जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे, तो लॉन टेनिस के उधर जाके प्रैक्टिस करते थे। फिर धीरे धीरे सर 3rd 4th 5th 6th क्लास में बढ़ने लगे। पापा का बस यही था मार्क्स अच्छे आने चाहिए और स्पोर्ट्स खेलो, और मार्क्स में भी मैथ्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। मैथ्स इंग्लिश ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं इंडिया के अंदर। ये आपने कर लिए तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, और साथ में आप स्पोर्ट्स खेलो। तो ये चलता रहा सर। 6th क्लास के अंदर मैं लक्ष्मण पब्लिक स्कूल में रहा। 7th के अंदर किसी ने कहा DPS वसंत कुंज है, ये अच्छा है यहाँ पे। तो हम भी सर टेनिस के मैचेस खेलते थे जब, तो हमें पता था कि DPS की टीम स्ट्रांग आती है, और उधर लॉन टेनिस कोर्ट्स भी हैं। तो उनका सर कुछ एंट्रेंस टेस्ट होता है DPS का, वो मैंने फेल किया, तो उसमें क्वालिफाई हो गया। तो 7th क्लास में मुझे DPS में एडमिशन मिला। मैं बचपन से काफ़ी शाय बच्चा रहा था। मम्मी कहती थी इसको सोने का सिक्का देंगे तो ये कुछ बोलेगा। लॉन टेनिस स्पोर्ट्स भी कुछ ऐसा ही होता है, आपको अकेले ही प्रैक्टिस करना होता है, कोई 8-10 फुटबॉल टाइप। तो आप कितने साल तक खेले लॉन टेनिस, यानी प्रैक्टिस कब तक करी? 10th 11th क्लास तक खेला था सर। अच्छा, स्कूल लेवल भी हो गया था, नेशनल्स तक भी मैं मैचेस। नेशनल तक पहुंच गए थे आप? सर लॉन टेनिस में एक्चुअली आईटा मैचेस होते हैं, तो इस तरीके से अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, तो मैं अंडर 14, अंडर 16 यहाँ तक खेल पाया था। और जब DPS के इंटर DPS कंपटीशन होते थे तो लगभग 200+ DPS हैं सर इंडिया जितने के, या पता नहीं बाहर दुबई के भी आते थे क्या 200+। मैं भी शॉक हुआ इतने सारे कैसे थे। तो वहाँ से कम्पीट हुआ, तो मैं DPS वसंत कुंज को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हम 3rd प्लेस पे आए। 1st प्लेस पे आया था सर DPS RK-पुरम। और ऐसे एक अंदर हवा थी कि सब DPS में भी सबसे अच्छा जो DPS है वो DPS RK-पुरम है। तो 10th क्लास के अंदर सर आपका रिज़ल्ट आता था, तो मेरा उस टाइम 10 CGPA आ गया था। तो 11th में ये अपना एडमिशन लेते थे, तो इनका एक क्राइटेरिया होता था कि मिनिमम 9.2 CGPA से ऊपर वाला अप्लाई कर पाएगा। फिर आपका ये टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद सर इनका एक इंटरव्यू पैनल बैठता है UPSC की तरह, जहाँ आगे 14 टीचर्स बैठेंगे, हर सब्जेक्ट के HOD। और मैंने कहा यार इंटरव्यू होगा तब तो मैं फेल हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे को बोलना उतना नहीं आता। फिर मैंने पापा ने कहा नहीं बेटा जाओ, अच्छे तरीके से जाओ। अब एक इंट्रोवर्ट बच्चे के लिए सर सबसे शर्मिंदा वाली बात ये होती है कि उसके पेरेंट्स के साथ उसका इंटरव्यू हो जाए। तो आगे सारे थे और पापा साथ में बैठे थे। लकीली सर जो प्रिंसिपल थे उस टाइम वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से थे, और मेरे सारे सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स के अंदर थे। तो मुझे यूँ कॉन्फिडेंस आया कि शायद मेरा चांस बन जाएगा। उन्होंने मेरा देखा, उन्होंने कहा चलो गुड ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं, स्पोर्ट्स के भी अच्छे हैं। मैं सर एक्स्ट्रा जाके बोला सर मेरे हिंदी पोइट्री में भी मैंने सर्टिफिकेट जीता है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा सर मैंने हिंदी डिबेट में भी एक जीता था।
उन्होंने कहा ठीक है सर। पोएट्री पे भी मैंने जीता, मैंने 2-3 बार बोल दिया तो उन्होंने कहा चलो पोएट्री बताओ, अपना गायक बताओ। तो मैंने कहा यार ये चीज़ गलत हो गई। तो मैं हिंदी हूँ, मैं संसार का गौरव हूँ, मैं इसकी इस तरीके से कर करके और ये आपने खुद लिखी थी? सर मेरे मेरे फादर साथ में मम्मी सब ने मिलकर कुछ लिखा अच्छा, होगा, मैंने हाँ, मतलब अकेले तो ओरिजिनल हाँ। थी, कहीं किसी की पढ़ी नहीं आपने, मतलब अपनी ही बनाई थी हाँ आपने सर और उस आपकी टाइम फैमिली ने मिल इतना करके। नहीं था, पर पापा को उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन था, अच्छा, मेरा बस ओके, बोलने का रहा ठीक है, होगा। ठीक है। तो वो आपने पोइट्री सुना दी उन हाँ लोगों को, पैनल को, बिल्कुल सर। फिर उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने सर ठीक है सिलेक्शन कर लिया था। हाँ, फिर सर मेरे को वहाँ पे साइंस मिल गया था, बेस्ड ऑन योर मार्क्स आपको साइंस वगैरह मिलता है, और साइंस में भी फिर कंप्यूटर साइंस या इकोनॉमिक्स आपका क्या मेजर सब्जेक्ट रहेगा वो मार्क्स पे, तो मेरे को सीएस मिल गया था जो मेरे को चाहिए था। तो 11th में आप आ गए डीपीएस आरकेपुरम। डीपीएस आरकेपुरम में सर। डीपीएस वसंत कुंज में और आरकेपुरम में भी कुछ मेजर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ क्राउड, इन टर्म्स सर ऑफ? मुझसे आप पर्सनली पूछोगे, मुझे डीपीएस वसंत कुंज अच्छा लगा था क्योंकि मेरी फ्रेंड्स वहाँ पे रहे 7th 8th 9th 10 4 साल में अच्छा फ्रेंड सर्कल बनता है। पर इंटरनली ये था कि आरकेपी का रिजल्ट थोड़ा आउट परफॉर्म करता था सारे डीपीएस को। या मैं टेनिस मैच भी खेल के आया तो हमें ब्राउन्स मिला था, गोल्ड डीपीएस आरकेपुरम की टीम लेके गई थी, तो ऐसे दिमाग में रहता था कि आरकेपी शायद ऊपर है। तो आपको वहाँ पे कभी कभी ऐसे फील नहीं होता था कि मैं थोड़ा, मतलब जैसे यहाँ पे सब इतने पैसे वाले हैं, सब शो ऑफ कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, और सर शायद वो चीज़ ठीक रह गई। मैं हमेशा फ्रंट बेंच पे बैठता था। तो आपने 200 ज्यादा नहीं बनाए जहाँ तक मैं समझ सर पा रहा दोस्त हूँ मेरे आपकी जैसे ही कहानी थे, से। मतलब जो आगे फ्रंट बेंच पे कोई बैठ ठीक के है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने हाँ वाले। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने वाले बच्चे थे। थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट कभी कभी होता था, जैसे मान लो स्कूटर पे हैं तो बस स्टैंड पे मैं कभी पापा के साथ अवॉइड करता था स्कूटर पे, पैदल ही चल जाती क्योंकि 1 किलोमीटर दूर में ही था बस स्टैंड। फिर हमने सर नैनो गाड़ी ली थी उसके बाद में, टाटा नैनो। तो मैं तो सर बहुत खुश हुआ था कि गाड़ी आ गई। दो दिन बाद पता चलता है कि टाटा नैनो कोई बहुत अच्छी गाड़ी नहीं है। छोटे बच्चे को जल्दी पता नहीं होता, आप स्कूल में जब होते हो। आई एम जस्ट आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चंस जस्ट टू अंडरस्टैंड के वेयर इज इट दैट यू आर कमिंग फ्रॉम, ताकि अपने को समझ आए कि किस बैकग्राउंड से आप आए और फिर क्या ऐसे टर्निंग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से कुछ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आते हैं हर एक की सर लाइफ मेरे में, जिसकी वजह पेरेंट्स से। ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी मेरी लाइफ में कि एजुकेशन के लिए जो भी बेस्ट चीज़ थी ना, जैसे मेरे पापा का जो था तो वहाँ पे यूजुअली वो बच्चे डीपीएस नहीं पहुँच पाते हैं, हम एलपीएस तक ही यूजुअली, एलपीएस भी बहुत अच्छा था, वहाँ से मेरी टेनिस स्टार्ट हुई। तो पापा ने काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले तो जाके मुझे वहाँ पे मतलब पता चला, वरना वो नहीं कहते तो मुझे सपने नहीं आते कि डीपीएस वीके भी जा सकते हैं या डीपीएस आरकेपी भी जा सकते हैं। जैसे 11th में आए तो पापा जी ने कहा कि बेटा आप रॉजर फेडरर तो बनोगे नहीं और लैंडर पेस मुझे बनाना नहीं, तो आप ऐसा करो इंजीनियरिंग की तरफ आप चले जाओ। हमारे लिए सर लैंडर पेस ही लेजेंड होते थे, इंडिया के बेस्ट प्लेयर थे, पर पापा ने कहा नहीं आप दूसरी में। पापा सर मेरे को एक बार चॉइस भी दिया था कि 11th क्लास में, बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हो या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, तो मैंने कहा स्पोर्ट्स खेलना चाहता हूँ, तो पापा जी ने कहा इंजीनियरिंग कर लो। तो आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था? एनी डे सर। तो कहीं ये रिग्रेट रहता है अभी लाइफ में कि अगर सर उस आई टाइम पे गेस मैं जब स्पोर्ट्स में आगे बढ़ गया होता तो? आप 18 साल से कम उम्र के होते हो तो पेरेंट्स आपके लिए बेटर डिसीजन ले पाते हैं। आई गेस जब आप शायद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं तब वो अपना लाइफ का बेटर डिसीजन खुद ले सकते हैं, और उस पूरी जर्नी में स्पोर्ट्स ने मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। तो 12th में क्या रहा फिर आपका रिजल्ट? सर मेरे 95% रहे, हाँ हाँ और 11th 12th के अंदर सर जेई की कोचिंग करी थी मैंने किसी इंस्टीट्यूट से। हाँ हाँ। तो स्कूल भी जाते थे, कोचिंग भी जाते थे। कोचिंग मेरी सर पीतमपुरा तरफ थी, तो 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे 2 घंटा दिन का लग जाता था आने जाने में। तो 11th 12th में आप पढ़ाई भी कर रहे थे प्लस साथ साथ में कोचिंग भी कर रहे थे? हाँ सर ये हर बच्चा एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा, क्योंकि एक तरफ से पढ़ाई पे ध्यान देना, उसकी भी तैयारी, और ऊपर से कोचिंग। हाँ सर डीपीएस में आप हो तो वहाँ पे क्या है, डमी अटेंडेंस नहीं लगती। हाँ तो आपको कोचिंग भी जाना है, और कोचिंग में सर कभी कभी होता है कि सारे टीचर्स बेस्ट नहीं होते, तो आप फिर कुछ इंडिविजुअल ट्यूशन की तरफ भी जाते हो। तो मुझे याद है जैसे मैं मैथ्स के अंदर, जेई की मैथ्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है, या फिज़िक्स भी है, तो आपके डाउट्स काफ़ी सारे आते हैं। तो पीतमपुरा काफ़ी दूर पड़ जाता था, तो कुछ टीचर घर पे आके मेरा 1 घंटे का डाउट सेशन होता था वीकली कि आप सब्जेक्ट वाइज टीचर से। बट वाई पीतमपुरा फ्रॉम साउथ दिल्ली? सर उस इंस्टीट्यूट के 2-3 सेंटर थे, तो पहले तो मैं सफदरजंग में गया, फिर जो बेस्ट टीचर्स थे वो पीतमपुरा सेंटर के अंदर थे, तो मैं फिर आरकेपुरम से उधर जाता था। फिर उसके बाद आपने कोचिंग करी और फिर क्या रिजल्ट आया? सर ये रहा कि आईआईटी जेईई जो था
उसके अंदर सर कुछ भी बहुत अच्छा मिला नहीं, मतलब रिजल्ट उतना ठीक नहीं रहा। जेई के 2 पेपर होते हैं, जेई एडवांस और जेई मेन। जेई मेन दे दिया था, पर जब हम उस टाइम थे मुझे बस यही पता था कि आईआईटी होता है और एक बिट्स पिलानी होता है, और पापा जी ने कह दिया था कि देखो बिट्स का पेपर दे दो पर उसकी फ़ीस नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो 20 लाख के करीब है उसकी फ़ीस, तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज का ही आप देखना। मुझे उस टाइम नहीं पता था एनआईटीज़ भी होती हैं, ट्रिपल आईटीज़ भी होती हैं, एनएसआईटी डीटीयू ये सब भी हैं। तो सर जब रिज़ल्ट आया तो जेई मेंस का तो ठीक था सर, पर जेई एडवांस में कुछ उतना मिला नहीं था। उस टाइम सीट्स भी थोड़ी कम थी, अब सीट्स आईआईटी में थोड़ी बढ़ भी गई। तो मैं सर, मुझे याद है रिज़ल्ट आया तो उस दिन मैं रोने लग गया। ऐसी एक टेबल बैठी थी, मैं पकड़ के सर अपना नीचे, फिर तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, आप अगले साल फिर से कोशिश कर लेना। उन्होंने कहा 5 दिन गाँव जाके आ जाओ, थोड़ा आप माइंड फ्रेश कर लो। तो मैं राजस्थान की तरफ आ गया। फिर इतने में घर से पापा का कॉल आता कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है कि दिल्ली में एक कॉलेज है एनएसआईटी करके, इसमें लिखा है कि गूगल में 8 बच्चों की प्लेसमेंट लगी है 1.25 करोड़ के पैकेज पे, और सरकारी कॉलेज है। तो इसमें जेई मेन से सिलेक्शन होता है, जितने तेरे मार्क्स आए इस पे हो जाएगा, तो तुम आके चेक करो ये कॉलेज क्या है। तो सर फिर मैं दिल्ली आया, फिर मैंने चेक किया तो पता चला एक डीटीयू कॉलेज है। तो आईआईटी दिल्ली है सर दिल्ली के अंदर, फिर इसके अंदर 2-3 और अच्छे कॉलेजेस हैं, एक डीटीयू है, एक एनएसआईटी है, फिर एक वुमेन के लिए आईजीडीटीयूडब्ल्यू है, और उस टाइम एक ट्रिपल आईटी दिल्ली भी खुला था, सेमी गवर्नमेंट। तो मेरा ट्रिपल आईटी में सर कंप्यूटर साइंस मिल रहा था और एनएसआईटी में। और सर मैंने मेन वाइल, क्योंकि सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम से हैं, तो मैंने सोचा यार क्यों इंजीनियरिंग के अंदर जाएं। मैं रॉकस्टार मूवी देखी थी सर, रॉकस्टार मूवी में वो स्टेन स्टीफेंस और हिंदू कॉलेज का आगे का मैंने एनवायरनमेंट देखा, मैंने कहा डीयू जाएंगे, डीयू अच्छा लग रहा है। सर मेरी इच्छा थी कि मैं डीयू से अपनी 3 साल की डिग्री करूं, वैसे भी आगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो क्यों 4 साल बीटेक में ख़राब करें, 3 साल करके जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो पापा जी के पास मैं गया कि पापा इधर मेरे को हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है और इधर एनएसआईटी में मिल रहा है। तो पापा ने कहा बेटा क्या करना चाहते हो, डीयू जाना चाहते हो इंजीनियरिंग? मैंने कहा पापा डीयू जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा इंजीनियरिंग कर लो। फिर सर एनएसआईटी के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया, और कॉलेज जाने से पहले सर मैंने बस एक अपने आप से प्रॉमिस किया कि मुझे ये पता था कि मैं पेरेंट्स की सारी बात मानता हूँ, मतलब गुड बच्चे वाली कैटेगरी में मैं हूँ। मुझे एक चीज़ अपनी ठीक करनी है, वो ये है कि मुझे बोलना सीखना है, कि बहुत जो शाय हो कहीं भी कुछ नहीं बोलते, वो थोड़ा सा आप बोलना स्टार्ट करें। तो जब कॉलेज के अंदर गए तो यही माइंडसेट था कि पर्सनालिटी पे थोड़ा वर्क करेंगे, पर्सनालिटी पे थोड़ा वर्क करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में सर मैं अच्छे से पढ़ा। जैसे जैसे सर सेकंड सेमेस्टर के अंदर आया, फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि शायद मुझे कोडिंग की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ उतना इच्छा ना हो, मेरी शायद इंटरेस्ट यूपीएससी की तरफ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरफ ज़्यादा होगी। तो मैंने कहा कि थोड़ा यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और मीनवाइल सर किसी सोसाइटी में एडमिशन नहीं मिला मुझे, तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और मुझे लगा कि यार कहीं लिखा था शीशे में देख के बात करो तो आपका कम्युनिकेशन ठीक होगा। तो सर मैंने ट्राई किया, वो बड़ा क्रीपी सा लगा मुझे खुद से बात करना। तो फिर मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं। अब मैंने कहा वीडियो किस बारे में बना सकते हैं? मैंने कहा मैं 12th का पेपर देख के आया हूँ, मैं 12th के पेपर के बारे में ही बात कर लेता हूँ। तो वहाँ से सर फर्स्ट ईयर से मैंने एक चीज़ स्टार्ट करी कि मान लो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके मैंने सर फिज़िक्स हो गई या कंप्यूटर साइंस हो गई या जो भी मैथ सब्जेक्ट्स हो गए, तो उनके मैं शॉर्ट्स नोट्स बना देता था, और बच्चों के पेपर आते थे तो मैं उनको प्रोवाइड कर देता था। उस टाइम सर डे 1 से आप मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते थे, तो पर वो उधर ध्यान नहीं था, तो मैंने भी 8-10 महीने कोई मोनेटाइजेशन। कौन से साल की बात है ये सर 2015। अब सर मेरे व्यूज़ आ रहे थे 10, 15, 20 इस टाइप के, और जो मेरा तीसरा वीडियो था ना, वो मेरे पेरेंट्स ने देख लिया। पता नहीं क्या, मेरी मम्मी यूट्यूब पे अपने बेटे का ही नाम सर्च कर रही थी क्या, तो वहाँ पे मेरा वो वीडियो आ गया। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, इसने बोलना तो स्टार्ट किया। मम्मी खुश थी, पर मेरे को तो यार मम्मी को पता चल गया मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्हें शुरुआत में तो ठीक लगा, फिर उन्होंने देखा ये रुक नहीं रहा है, तो वो वीडियो सर 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए। तो उन्होंने कहा बेटा आप इंजीनियरिंग करने गए थे, आप ये सारे काम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मम्मी देखो 10 मिनट का वीडियो है, इसे बनाने में 10 ही मिनट लगते हैं। सर असलियत में तो कितना टाइम लग जाता था, 6 घंटे लगते थे, नोट्स आप बनाते हो दिन लग जाता था, और जियो नेटवर्क कुछ था नहीं, वाईफाई हॉस्टल में होता नहीं था। तो हमारी सर इंजीनियरिंग लैब्स होती थी जहाँ पे हमें वाईफाई मिलता था लाइब्रेरी के पास, तो उधर जाके अपलोड करते थे। एडिट कैसे करते थे आप? सर एडिट जो मेरे पास आई मूवी करके एक था, उसी के अंदर। और शूट कैसे करते थे, मोबाइल से या? सर वो
फ़ोन को उल्टा कर लेते थे, फ्रंट कैमरा जो होता था उससे ठीक है। हो जाता था। और साउंड उसी का, मोबाइल का साउंड उसी का सर, खिड़की खोल लो लाइट आ जाती थी, हाँ हाँ ठीक है, और हॉस्टल रूम के अंदर बैठ के आप अपनी सारी चीज़ कर सकते हो। कितने टाइम तक करते रहे ये आप यूट्यूब पे? सर ये फर्स्ट ईयर से कंटिन्यू रहा और फिर धीरे धीरे वो चलता ही रहा। फर्स्ट ईयर और भी कब क्लिक हुआ, मतलब पहली वीडियो कब अच्छे व्यूज आने शुरू हुए? सर मेरे को 3 साल लग गए थे 1 लाख सब्सक्राइबर करने में, तो मेरी जर्नी काफ़ी स्लो टाइप सी रही थी। पर अगर आप फिर भी बोलोगे, आई गेस 1 साल के बाद मेरा एक वीडियो था जो थोड़ा सा पिक कर गया था, अराउंड 70-80 थाउजेंड या लाख के करीब। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया, यार ये देख इतने आ गए। उन्होंने कहा अरे वाह यार ये इतने आ गए, गुड। आप क्या हफ्ते में एक अपलोड करते थे, डेली करते थे, क्या करते सो थे? कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। अगर नोट्स देने हैं तो वीकली नोट्स मैं बना देता था, मुझे बनाने में 4-5 दिन कभी लगते थे। बट उस एवरेज हिसाब क्या होगा मतलब? से शुरुआत में हो सकता है मैं 15-20 दिन में डालता हूँ, फिर एग्ज़ाम्स जब पास आ जाते थे तो हो सकता है मैं 5-5 दिन 3-3 दिन में डाल रहा हूँ, फिर एकदम पास आ जाते थे तो सर मैं लाइव चला जाता था। मे बी उस टाइम पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जिसमें आप थे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था? नहीं सर कोई नहीं था, नहीं, कोई तो होगा। मतलब कोई, मतलब सर ज़्यादा लोग नहीं थे? आज अगर 500 लोग हैं तो उस टाइम 5 थे। तो उनमें से एक आप थे? मैं सर यूएस क्रिएटर्स को चेक करता था, तो मैं उनको देखता था कि ये क्या क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता था यार ये चीज़ इंडिया में क्यों नहीं हो सकती। तो बस एक वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि इस चीज़ को करके देखते हैं। पर सर ये मेरी प्रायोरिटी लोएस्ट थी फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर। मैं जब बैठा होता था कभी सोचता था कुछ नहीं, फिर सोचता हॉस्टल में ही तो बैठे हैं, कर देते हैं, इसमें कितना मेरे को टाइम लगेगा, तो वो कर दिया। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो आपको सक्सेस मिली यूट्यूब में, उसके साथ में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है आगे की आपकी जो कहानी है। तो क्या ये लक था कि आप उस टाइम पे सही जगह पर थे? यानी उस टाइम पे आप ये सब कर रहे थे, अगर आज भी कोई इस तरीके से करता है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, ये आप भी जानते हो, मैं भी बिल्कुल जानता हूँ। सर, बिल्कुल। लेकिन उस टाइम पे आपने किया जब बहुत कम लोग थे, और उसके बाद में कुछ साल बाद ये जियो आने वाला था, जब वो एक्चुअल में बिल्कुल फटा सब कुछ। बिल्कुल। तो आप सही टाइम पे सही जगह पर थे, वाज दैट लक, या फिर आपने इंटरनेशनली, जैसे कि अभी आपने कहा कि मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा, कुछ लोगों को देखा इंटरनेशनली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वो देखा और कहीं ना कहीं माइंड में ये बैठ गया कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना है, कुछ बड़ा करना है? सर आई गेस बोथ हर पार्ट। और मैंने काफ़ी सारे यूएस के, मैं जब क्रिएटर्स को चेक करता था तो मुझे लगता था कि इंडिया में क्या कर सकते हैं। तो फिर मुझे ये पता था कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करना चाहिए। तो पढ़ाई हमने कर रखी है या लॉन टेनिस खेल रखा है, लॉन टेनिस तो अब कंटिन्यू नहीं है, तो पढ़ाई है जो कर सकते हैं। तो फिर वो चीज़ पकड़ी और उस तरफ करना स्टार्ट किया। फिर साथ में सर एकदम इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा था, उस टाइम ज़्यादा लोग थे नहीं, तो जो भी कुछ मैं नोट्स दे रहा था तो कोई नोट्स इतने सर वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल नहीं थे, या मैं कोई चीज़ बताता था प्रैक्टिकल लैब बना के उनको लिख के दे देता था, तो उनको वो चीज़ बड़ी फेवर करती थी, तो वो कहते थे अरे वाह वेरी गुड, थैंक यू भैया। बट मजे की बात यह है कि आप खुद फर्स्ट ईयर में थे और वो फर्स्ट ईयर के बच्चे ही नहीं आपके सर, नोट्स पढ़ रहे थे। वो 11th-12th के थे। अच्छा, वो 11th जेई के नोट्स। तो आपके जो पुराने नोट्स थे वो आप शेयर कर रहे थे हाँ सर, यूट्यूब पे? पुराने नोट्स हो गए, नए में बना देता था। हाँ। एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे देता था। मैथ्स के अंदर इतने सारे हैं तो आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए, पीवाईक्यूज छांट के दे दिए, Got it, उनके got it. सॉल्यूशंस दे दिए, फिर कह दिया कि कल आ जाना 3 बजे पेपर लेंगे, फिर ये इसके आंसर शीट्स हैं कंपेयर कर लेना। सर जो उस टाइम दिमाग में आ रहा था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। तो आप एक तरीके से फ्री ट्यूशन पढ़ा रहे थे काइंड ऑफ, हाँ यूट्यूब पे? कह सकते हो सर। तो ये आपका, आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स टच कर गए थे ये 1 साल में, राइट? नहीं सर, 3 साल में। 3 साल में? 3 साल 3 साल तक आप ये सब करते रहे? हाँ 3 साल मतलब आपने 2015 में शुरू किया, इफ आई एम नॉट हाँ। रॉन्ग, राइट? तो 2018 में आपके 1 लाख सब्सक्राइबर टच यस कर गए। सर। तो सर जब सेकंड थर्ड ईयर के अंदर आए तो मैंने एक कोडिंग की भी मैंने क्लासेस ज्वाइन करी थी। मैं था सर, मेरा एक और दोस्त था आनंद। आनंद भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सर, ये भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आगे तैयारी करता है और इसका आगे मैं बताऊंगा रिजल्ट क्या रहा आगे। तो मैं आनंद गए सर, कोडिंग की क्लासेस ले रहे हैं। 1 महीना हो गया सर, फिर 1 महीने बाद मैं और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार यहाँ बात नहीं बन रही, जीटीबी नगर चलते हैं, मुखर्जी नगर चलते हैं, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, वही हमारे लिए मेन चीज़ है। उधर गए सर हम टीचरों के पास और हमने कहा हम NSIT नहीं, हम IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं। तो IIT दिल्ली मतलब पक्का क्लियर करेंगे, और हम सर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, अगले 2 साल इसी के ऊपर लगाएंगे, आप बस ये बताओ पढ़ना क्या है। तो सारे टीचर सर बैठा के हमें बता रहे कि 6 से 12th की ये कर लो, यहाँ पे लक्ष्मीकांत कर लो, ये शंकर आयस के नोट्स कर लो, ये फलाना चीज़ कर लो, इधर स्पेक्ट्रम पढ़ लो मॉडर्न के लिए, इसके एंशंट के लिए ये किताबें कर लो NCERT की। तो वो सारे हम टिप्स वहाँ से लेकर आए।
और सर घर में बैठ के हम अपना पढ़ने लग गए। पिताजी को मैंने बता दिया कि पापा यूपीएससी करना है। पापा तो चाहते ही ये थे, पापा तो कहते इंजीनियरिंग तो बैकअप ऑप्शन था, करना तो यही है। खुश हो गए हाँ वो तो घर वाले। हाँ, पर मम्मी कह रही थी नहीं नहीं बेटा जॉब करनी है, जॉब लेनी है, कॉलेज गए तो जॉब लेनी है। तो सेकंड ईयर में सारी चीज़ पैरेलल चल रही है, किसी पे इंजीनियरिंग हाँ, भी, सारी यूट्यूब बोर्ड्स, भी, और ऊपर से यूपीएससी की हाँ, तैयारी सारी भी। बोर्ड्स तो तैयारी क्या फॉर्मली आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था या क्या किया? सर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट PSIR के लिए, बहुत अच्छी मैम हैं, सब जानते हैं उन्हें, शुभ्रा मैम हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने उनसे अपना क्लासेस स्टार्ट कर दिया था। सर अब मैं जब यूट्यूब के कुछ वीडियोस बनाते थे तो हॉस्टल में सर क्या है, दोस्तों को पता चल जाए कि वीडियो अंदर रिकॉर्ड हो रहा है तो वो आपकी मस्ती लेना स्टार्ट कर देंगे। तो वो ऐसे गेट पे जोर से फट 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 अपन रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने धीरे धीरे समझ में आ गया यार यहाँ बात नहीं बनेगी, हमें बाहर जाना पड़ेगा, कोई कहीं और स्टूडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं सेकंड ईयर में पापा के पास जाता हूँ कि अब ये तो बोल नहीं सकता कि मुझे अपना स्टूडियो बनाना है, पापा मारेंगे। तो मैंने पापा को कहा पापा यूपीएससी की तैयारी करनी है और इसके लिए मैं और आनंद सोच रहे हैं कि साथ में बैठ के पढ़ें, हॉस्टल में पढ़ाई नहीं हो पा रही इतनी। तो पापा ने कहा बेटा जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना उनकी कहीं भी पढ़ाई हो जाती है। तो पापा ने मना कर दिया। करीबन महीने भर मैंने उनको मनाया, फिर जाके उन्होंने कॉलेज के जस्ट पास में एक रूम था तो वहाँ पे जाके वो पेमेंट जाके उन्होंने कर दी। मेरा रूम वूम सब सेट कर दिया मम्मी ने आके। फिर पूछा आनंद कहाँ है, मैंने कहा पापा वो शाम तक आ रहा है। शाम को मैं पापा को कॉल करता हूँ कि पापा जी आनंद ने तो डिच कर दिया, वो तो नहीं आ रहा, क्योंकि आनंद को आना भी नहीं था सर, मेरे को तो अपना स्टूडियो चाहिए था। तो पापा ने 1-8 घंटा सुनाया, तुम नलायक, तुम्हारे दोस्त नलायक, ये क्या मतलब हुआ, अगर करना ही नहीं था। तो पापा सर उस रूम के अंदर इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, ग्लोब सब लगा के गए थे। धीरे धीरे उनको मैंने अपने स्टूडियो से अकॉस्टिक फॉर्म से चेंज कर दिया और फिर रेगुलर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। हाँ अब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी वीडियोस की? सर अभी थर्ड ईयर तक पहुंचने तक एक स्विच और आता है। थर्ड ईयर में सर हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती हैं। और सर बेस्ट कंपनीज आ रही हैं, गोल्डमैन सैक्स आ रही है और वो कह रही है 80,000 की पर मंथ स्टाइपेंड लो। माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, वो भी कह रही है 80,000 की स्टाइपेंड लो। और मैं कह रहा हूँ मेरे बैचमेट्स की सर अच्छी, मैंने कहा इनको 80,000 कौन दे रहा है। तो सर पहली बार दिल में धक धक हुआ कि कहीं पीछे तो नहीं रह गए, कहीं गलत चीज़ तो नहीं ले ली है। तो थर्ड ईयर के अंदर सर मेरा पहली बार जब सिल्वर प्ले बटन आया तो थोड़ा सा यूँ आया कि यार ये तो कई दिनों बाद एक ट्रॉफ़ी टाइप मिली है, क्या इसकी तरफ ध्यान और हम लगाएं अपना। और सर मेरे भाई जो था उसके स्कूल में लोग जानते थे, 11th-12th के स्टूडेंट्स, तो वो कहता था भैया मेरे दोस्त आपको जानते हैं, वो भी डीपीएस आर के पुरम में। हाँ वो भी डीपीएस आर के पुरम में। तो कहा कि ये सब जानते हैं आप, है ना, इस चीज़ को आगे बढ़ाओ। मैं पापा से जाके बात करी थी कि क्या मैं इस चीज़ को कर लूँ, तो पापा जी ने कहा नहीं इस चीज़ को नहीं करनी। कई बार यही रहा। मम्मी भी बीच में थी, फिर मैंने मम्मी का यूट्यूब चैनल खुलवा दिया। मैंने कहा काले हाथ करा देता हूँ, मेरे को कैसे पकड़ेंगे। क्या बात कर रहे हो, मतलब 2018 में आपने अपनी मदर का यूट्यूब चैनल शुरू करवा दिया? मैंने कहा कुकिंग के किस वीडियो, चीज़ का? कुकिंग के। थर्ड ईयर के अंदर सर फिर मेरे को दिखने लग गया कि अगर इंटर्नशिप नहीं ले रहा, और मैंने एक माइंडसेट बना लिया था कि प्लेसमेंट में भी नहीं जाना है, कि प्लेसमेंट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। तो सोचा कि अब इसमें और क्या कर सकते हैं। यूपीएससी सर अभी भी प्रायोरिटी बना हुआ था, उसके लिए अभी भी साथ में पूरा पढ़े जा रहे थे। मीनवाइल सर फिर फोर्थ ईयर आता है। फोर्थ ईयर के अंदर आते ही पहली कंपनी फिर से माइक्रोसॉफ्ट, 40 लाख का पैकेज मेरे बैच से। मैंने कहा सर 40 डिवाइडेड बाय 12, महीने के 3 लाख से ऊपर इनको कौन दे रहा है। तो उस टाइम सर नहीं पता था कि बेस, एक आध का ही तो लगा होगा पैकेज, इतना सबका थोड़ी लग गया होगा। सर पूरा बैच प्लेस होता है हमारे कॉलेज में आईटी कंप्यूटर साइंस का। बट आपने कोई प्लेसमेंट नहीं ली? नहीं सर, जान करके? हाँ सर, बैठा ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब से अच्छा पैसा आ रहा था? नहीं आ रहा था उस टाइम, व्यूज आ रहे थे सर। ये था कि यूपीएससी करना है, इंजीनियरिंग कौन करेगा। अच्छा। मुझे लगता था सर शायद कैबिन में बैठ के कुछ करना पड़ता होगा, मुझे नहीं पता था कॉर्पोरेट ऑफिसेस बहुत बड़े होते हैं। मैं सोचा कोई क्यूबिकल होगा, उसमें जाके कोडिंग करनी होगी। मेरे घर में किसी ने ही नहीं किया ये, सब गवर्नमेंट जॉब में है, सब बेल्ट की जॉब कर रहे हैं, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, ये चीज़ करनी है। फादर का भी सपोर्ट था यूपीएससी के लिए। हाँ, तो फोर्थ ईयर सर आया, ये प्लेसमेंट्स लगनी स्टार्ट हुई। मैं दोबारा धक धक उस टाइम बहुत ज़ोर से हुई थी। पहली बार मुझे दिमाग में ऐसे याद है कि ऐसे यूँ फील हो रहा था कि कोई नब्ज़ ऐसे कर रही है, जैसे आपको होता है ना एक बार। तो मैंने एकदम से आया यार कुछ नहीं और कुछ नहीं तो नॉन टेक में बैठ जाते हैं, क्वांट एप्टीट्यूड पूछ रहे हैं, निकाल देंगे, कोई नहीं, 6-8-10 लाख का तो पैकेज लगेगा। तो उस तरीके के आए। फिर बीच में आया नहीं यार कोई नहीं, कैट का पेपर दे दें क्या, एमबीए के लिए वो सिक्योर हो जाएगा, फिर 1 साल का जो टाइम होगा उसमें यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे। देखा कैट में कौन पढ़ा, मतलब ऐसे हर दिन माइंड चेंज हो रहा है।
तो 4th ईयर के अंदर सर मैंने एक दिन अपने पापा को कॉल किया कि पापा जी 3 चीज़ें हो गई हैं, एक तो यूपीएससी हो गया है, एक इंजीनियरिंग है, इसमें प्लेसमेंट चल रही है, एक मैं थोड़ा खुद का भी काम कर रहा हूँ, और इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट चाहिए तो आपको अच्छा कॉलेज में भी ठीक करना पड़ता है, अपनी सीजीपीए मेंटेन करके रखो। तो ये 3-4 चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही है मेरे से, तो क्या मैं प्लेसमेंट्स छोड़ दूँ? सर पूछना पड़ता है ना एक बार छोड़ने से पहले थोड़ा। पापा ने कहा हाँ बेटा छोड़ो, इसमें किस लिए जाना है ये तो जाना ही नहीं। तो सर मेरा एकदम से एक प्रेशर काफ़ी डाउन हुआ। दूसरा सर फिर ये पता था यूपीएससी नहीं छूटने देंगे ये लोग, गवर्नमेंट जॉब नहीं छूटने देंगे। तो मैं सर 4th ईयर के अंदर मैंने अपने दिमाग में अपने आप को थोड़ा सा कन्विंस किया, पापा से भी जाके बात करी, पापा फिर से नहीं माने। फिर जाके मेरे घर में एक छोटा भाई है, वो सर थोड़ा शैतान एक्टिव, थोड़ा उस टाइप से ज़्यादा है। फिर वो सर खुद गया जाके और उसने, पापा अपने वो सोफ़े के ऊपर बैठे थे आराम से, जो जहाँ न्यूज़पेपर पड़ा होता है, पर्दा खोला, उसने बोला जाके कि पापा आप भैया का भविष्य बर्बाद कर रहे हो अब इतना बड़ा जब जैसे ही बॉम्ब डाला तो एक बार पापा को भी सेट पैक हो गया कि कहीं यार बर्बाद तो नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने बुलाया मुझे और उन्होंने पूछा क्या करना, तो मैंने कहा पापा यूपीएससी तो देखो अटेम्प्ट्स काफ़ी हैं, कॉलेज के बाद भी दे सकते हैं, अगर मैं 4th ईयर और 4th ईयर के अगले साल 2 साल एक डेडलाइन के साथ अपने आप को दे देता हूँ, अगर चीज़ बन गई तो ठीक है, अगर कुछ नहीं कर पाए तो फिर मैं यूपीएससी के अंदर लग जाऊँगा। सर 4th ईयर में मैं सर इस चीज़ के पीछे ज़बरदस्त लगा। 3rd ईयर के बाद जो समर ब्रेक होता है उसमें लोग तो सर कोडिंग पढ़ रहे थे, मैं एग्रेसिवली इसके अंदर लग गया। तो अब क्या फ्रीक्वेंसी हर डे में करने लग गया था, एवरी डे में एक्टिव होने लग गया था उस चीज़ के ऊपर। आप क्या करते थे और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? मतलब वही नोट्स अपलोड करते थे बच्चों के लिए, 11th-12th के बच्चों के लिए? सो उसके बाद जो बच्चा मांग रहा है ना, जो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़्यादा दिख गया उसके ऊपर मैं एग्रेसिव हो जाता था कि जो मुझे पढ़ाने को मिल गया। सर आप फिज़िक्स के अंदर भी सब्जेक्ट देखोगे 15 चैप्टर हैं, एक एक के नोट देखोगे तो 15 दिन हो जाएंगे, मैथ्स देखोगे तो इतने सारे चीज़ें निकल के आप डेली वीडियोस अपलोड? हाँ सर, लगभग समर ब्रेक में 2-2.5 महीने मेरे शायद 60-70 वीडियो गए होंगे। फिर जैसे ही कॉलेज खुला फिर तो कॉलेज के साथ शायद 2-3 वीडियोस पर वीक की फ्रीक्वेंसी हो गई। और तब तक आपके सब्सक्राइबर्स भी 1 मिलियन क्रॉस कर चुके थे? 4th ईयर के एंड में सर 1 मिलियन हो गया था। अच्छा। उस जर्नी पे चल रहे थे, मैंने सोचा सर अब क्या कुछ बना सकते हैं। तो मीनवाइल मेरे को समझ में आया कि क्या मैं कुछ टीचर्स को इकट्ठा कर सकता हूँ और उन टीचर्स को कहूँ कि आप पढ़ाओ, आप अपने ऑफलाइन में पढ़ा रहे हो, जैसे पढ़ा रहे हो पढ़ाओ, आप बस वो जो रिकॉर्डिंग है ना वो आप अवेलेबल करा दो मुझे और मैं उन बच्चों को दे दूँगा कुछ 1000-2000 रुपीज़ में। अगर आप बहुत सारे बच्चों को दोगे तो शायद इकोनॉमिक्स आपके लिए मैच कर जाए। ऑफलाइन तो आप पढ़ा ही रहे हो जो कर रहे हो, आपके लिए ऑनलाइन के एडिशनल इनकम हो जाएगा। तो ये करने के लिए सर मैंने कुछ टीचर्स रीच आउट करने स्टार्ट किए, अपने पुराने कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचरों से बात करी, वो नहीं माने। फिर उन्होंने अपने दोस्तों का रेफरेंस दिया तो वहाँ गया, तो बीकानेर में सर मुझे पहला रेफरेंस मिला। बीकानेर में जाके उन्होंने 3 टीचर थे, IITian बैकग्राउंड था सारा सबका। तो उनको मैंने पिच किया, उन्हें वो चीज़ समझ में आई। उन्होंने कहा चलो स्टूडियो बनाना स्टार्ट करो। तो मैं इधर चांदनी चौक आता था सर, उधर कैमरा मिलते हैं और सारी चीज़। तो ट्रेन से वापस आए, कैमरा वैमरा लेके गए, अकॉस्टिक फॉर्म का ऑर्डर प्लेस किया, उधर गए, उधर कारपेंटर लिया और उनके स्टूडियोज़ वगैरह। उधर मतलब बीकानेर? बीकानेर में उनकी कोचिंग थी सर। ठीक है। तो उधर वो चीज़ सेटअप करी। अब सर है क्या कि मेरा उस टाइम वज़न आज से 20 किलो कम था, तो आप और पतला इमेजिन, दाढ़ी और कम थी, एज यंग थी। तो उनका पहले 10-15 दिन तो कॉन्फिडेंस आया, फिर वो शेक होने लग गए। 4th ईयर स्टूडेंट पे आप बेट नहीं कर पाते, आपको लगता है यार कॉलेज NSIT है, ये प्लेसमेंट ले लेगा जाके, ये पता नहीं खुद आगे कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट कभी भी 6 महीने में अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। तो उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं शेक हुआ। उन्होंने बीच में ये भी कहा कि अमन हम इसको फंड करना चाहेंगे, आप में 50 लाख इन्वेस्ट करेंगे। मेरे को सपना सा लगा, मैंने कहा क्या 50 लाख ऐसे इसमें इन्वेस्ट? पर उन्होंने कहा आप इसका कुछ एग्रीमेंट बना के लेकर आओ। जब मैं दिल्ली पहुंचा, वापस कॉल किया तो फिर मेरे कॉल पिक नहीं हुए। तो मुझे पहली बार लगा कि अरे यार चीज़ मतलब नहीं बन पाई। तो मैं मतलब वो बड़ी छोटी सी चीज़ है। आज करना क्या चाह रहे थे बेसिकली? वो वीडियोस रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पे अपलोड करते चैनल पे, एक अलग अलग चैनल आपने बना मैंने लिया था? सर ये था कि 3 टीचर आओ, आप उसको पढ़ाओ, आपको यूट्यूब पे पढ़ाना है आप यूट्यूब पे पढ़ाओ, और आप एक उसका चाहो तो 1000-2000 का एक पेड बैच बना दो। आप अच्छे टीचर हो, IIT बैकग्राउंड है आपका, 20-20 साल से आप पढ़ा रहे हो। कई सारे बच्चे हैं सर जो पटना के अंदर होते हैं, बिहार में स्पेशली, यूपी के अंदर, इन सारे बच्चों को कोटा और सिक्कर जाना पड़ता है। अब झुंझुनू भी आ गया उसके अंदर। तो ये यहाँ जाते हैं, 3 लाख कोचिंग के लगते हैं, 3 लाख आपके रहने के लगते हैं, 5-6 लाख का एक खर्चा हो जाता है। तो इस बच्चे को अगर 2000 में अपने घर में बैठे बैठे फ्री इंटरनेट पे चीज़ें मिल जाएं तो इसके लिए चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है। और 2000 JEE की जैसे पेपर के लिए बड़ा एक छोटा अमाउंट होता है। तो मैंने सोचा था क्या 2000 बच्चे, 2000 फीस और स्टूडेंट्स ज़्यादा हों,
इसके साथ कुछ बनाया जा सकता है। तो ये मेरा थॉट ये आपने प्रोसेस सोचा था, लेकिन हुआ क्या कि आपने वहाँ पे सारा सेटअप तो कर दिया जिसमें हाँ। पैसा भी लग गया, हाँ, लेकिन फिर वो बीच में ही अटक गया पैसा मामला। मेरा नहीं लगा सर, उन्हीं का लगा। अच्छा, उन्हीं के पैसे से आपने सारा हाँ, बनाया था? सब स्टूडेंट कहाँ से पैसे लगाएंगे। अच्छा ठीक है, तो वो सारा वहीं पे खत्म हो गया, बीकानेर वाला जो काम था। फिर सर एक और फरीदाबाद में मेरे को कहीं रेफरेंस मिला, उधर में गया। उधर सर स्कूल के अंदर जेई और स्कूल साथ में कराते हैं, मॉडल से होता है कई जगह पे। तो जैसे मैं टीचर हूँ, मान लो आप मेरे को प्रेजेंट कर रहे हो अपना आइडिया, तो क्या आइडिया है आप? सर जॉब वाले टीचर तो कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लो आप अगर एलएन में पढ़ा रहे हो तो एलएन आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। तो मुझे ऐसे टीचर्स ढूंढने थे जो खुद का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और फिर अच्छा पढ़ाते हैं, क्रेडेंशियल्स अच्छे हों। ये सर जब मैंने टीचर्स ढूंढे तो मुझे कुछ वहाँ पे रेफरेंस मिले। फिर मैं जाके उनका एक क्लास अटेंड करता था। टीचर को कॉन्फिडेंस ये नहीं होता था कहीं हम ऑनलाइन जाएं और हमारा नाम खराब हो जाए, बच्चा पसंद ना करे। तो मैं छाँट के सर बता देता था कि सर फिजिक्स में आप ये अच्छे रहोगे, केमिस्ट्री में आप रहोगे। 2-2 3-3 टीचर की टीम रहती थी इंस्टीट्यूट में। तो इस तरीके से सर रहता था। तो बीकानेर वाला जो आपने किया वो तो आइडिया ड्रॉप हो गया बीच में। अब यहाँ पे फरीदाबाद में आपने क्या किया, वापस से यहाँ पे एक स्टूडियो मैं बनाया? दूसरे एक और टीचर्स को लेकर आया। हाँ ढूंढा मैंने। हाँ, उनसे बात करी। ठीक है। उन्होंने कहा कि करो आप इसको, 14 रूम है, 14 स्टूडियो बना दो हमारे 14 क्लासरूम से। अच्छा, उन्हीं की कोचिंग में? हाँ ठीक है। मैंने कहा इसमें तो पैसा ज़्यादा लगेगा सर। उन्होंने कहा पैसे की कोई कमी नहीं। अच्छा। मैंने पहली बार सर ये सुना। मैंने कहा ठीक है सर बना देंगे। फिर धीरे धीरे सर उनका भी ये था कि चलो इससे सारी इन्फॉर्मेशन ले तो ली है, अब हम इसे खुद ही कर लेंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम इसको है ना सीडी, सारे लेक्चर्स बनाएंगे और सीडी में लेके फिर बेचेंगे। हाँ। मैंने कहा सर आप चाहे अकेले काम कर लो, बस इसको सीडी में मत बेचना। सीडीओं का टाइम जा चुका। अच्छा, वो कोई पुराने वो होंगे ना, एज ज़्यादा होगी उनकी, मतलब मैं समझ रहा हूँ। हाँ। 35-40 थी, पर उन्होंने कहा सीडीज़ में बेचेंगे। मैंने कहा सर सीडीओ में मत बेचना, इंटरनेट का टाइम आ गया। और कुछ नहीं तो पेन ड्राइव या एटलीस्ट अब तो सारे आपकी वेबसाइट्स वगैरह सब बंद बना जाएंगी। सीडी का टाइम, सीडी प्लेयर ही नहीं होता आजकल लोगों के पास, कहाँ देखेंगे। ये 2018-19 की बात है? 19 की बात है। अब 19 में हम धीरे धीरे एंटर होने लग गए। ठीक है। ये सब चीज़ें रही। फिर 1-2 और मैंने टीचर्स को रीच आउट किया, वहाँ भी सर बातें नहीं बनी। तो शायद मेरा एज फैक्टर था कि मेरी एज यंग थी तो ट्रस्ट नहीं आ पाता था या क्या था, क्योंकि उस टाइम तक सर अब बच्चा 4 लाख 5 लाख बच्चा मेरे साथ जुड़ चुका है 4th ईयर तक। ठीक है, वो मिलियन की तरफ अब हम जा रहे हैं 4th ईयर के एंड तक, पर फिर भी टीचर्स का ट्रस्ट नहीं आ पा रहा था समहाउ। और आप टीचर्स को अपने साथ जोड़ना क्यों चाह रहे थे? आप खुद भी तो पढ़ा सकते थे। सर मेरा ये था कि मैं अकेला क्या क्या मतलब पढ़ा लूँगा। हाँ, ये बात और आप जब यंग होते हो तो आपको थोड़ा डर भी होता है कि क्या मैं स्टार्ट कर दूं पढ़ाना। बाकी लोग तो हैं उनके, वो अच्छा क्या पता पढ़ाते हो, आईआईटी का टैग है, वो शायद बेहतर पढ़ाए। तो जब आप इन लोगों को अप्रोच कर रहे थे उस टाइम पे आपके यूट्यूब चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स थे आपके? सर कहीं 4-5 लाख 6 लाख के बीच में होंगे। तो वहाँ भी बात नहीं बनी, फरीदाबाद भी? फिर उसके बाद? सर फिर कुछ नहीं, मैंने अपना काम जो था वो अपने हिसाब से मैं करता रहा, जो मैं कर सकता था अपने पर्सनल कैपेसिटी में। अब ये सब जो आप कर रहे थे बीकानेर में, फरीदाबाद में, अभी भी यूपीएससी की तैयारी चल रही थी या वो छोड़ दिया? अब वो सर बैक सीट आ चुकी थी। अब एक ही गोल था और उस एक गोल के ऊपर 2 साल तक मैक्स एनर्जी लगानी थी। होता यूट्यूब? सर ये नहीं था यूट्यूब या उसके थ्रू या उसके प्लस माइनस। मैंने सर एक वीडियो बना था, किसी फॉरेन क्रिएटर ने बनाया था, हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर एट द एज ऑफ 26। BMW सर साथ में खड़ी थी। मैंने क्लिक किया, सर 6.5 फीट का अंग्रेज़ था। वो कुछ बताया, ये तो याद नहीं क्या था, पर मैंने बस ऐसे ही दिमाग में ख्याल आ गया, यार 26 की एज में मिलियनेयर, 22 की उम्र में कितना कूल लगेगा कोई 22 की उम्र में बन जाए तो सर मेरे पास वाइट बोर्ड तो होता ही था। तो मैं ऐसे ही चिक के कुछ बनाने लग गया। क्या मैं किसी किताब का ऑथर बन जाऊँ, क्या मैं कुछ टीचर्स को जोड़ के कुछ कर लूँ, क्या मैं खुद कुछ वहाँ पे पढ़ा लूँ, क्या कुछ एफिलिएट के अंदर कुछ हो सकता है, क्या मैं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँ। अच्छा, तो गोल यूट्यूब नहीं था, गोल था कि मिलियनेयर बनना है बेसिकली 22 साल की उम्र में। सर आप ऐसे बोलोगे कि कौन बच्चा अच्छा नहीं करना चाहता, तो हर कोई मिलियनेयर बनना चाहता है। पर आप ये पूछोगे कि क्या मेरे को लगता था मैं बन जाऊँगा, तो उसका आंसर है नो। अच्छा। क्योंकि मिलियनेयर सर मैंने कैलकुलेट किया, उसका नंबर होता है 7 CR, और 7 CR आपको कमाना है तो आपको करने पड़ेंगे 10 CR, क्योंकि टैक्स कट जाएगा 30%। तो वो मेरे मैथ्स में मेरे को 40 लाख मतलब आपकी एज कितनी थी सर उस टाइम? 21 हो गई होगी। तो आपका था कि 22 साल की उम्र में कितना कूल लगेगा अगर मैं मिलियनेयर बन गया तो आपका डीप विद इन जो ड्रीम था वो ये था कि 1 साल के अंदर अंदर सर ऐसी थॉट आया 8-10 करोड़ रुपए अगर आ जाए तो मजा आ जाएगा। सर जैसे आप एक वीडियो देख लेते हो, मान लो अभी हमारा कोई वीडियो देख लो, किसी के दिमाग में थॉट आ जाए, बस अब वो थॉट आपको पता है, अब आगे वो जब ट्रू हो जाए तो आप मैच करते हो, यार एक बार थॉट भी आया था,
ऐसा नहीं था कि रोज सुबह उठ के उसका मन नहीं, बट मन आपने हाँ, बोर्ड पे भी बनाया उसको, सिर्फ हाँ थॉट सर, नहीं था वो, हाँ आपने बोर्ड पे हाँ प्रॉपर सर, ड्रॉ किया, जो अभी आप ये मैनिफेस्टेशन सर की बात कर लर्निंग रहे है हो। कि जो करना चाहते हो उसको लिखना। ये लाइफ में मैंने 3 बार किया सर, और तीनों बार मैंने चीज़ें लिखी। फिर उसके बाद क्या प्लान? सर उसके बाद 4th ईयर में लगभग पूरे बैच की ऑलमोस्ट प्लेसमेंट लग चुकी है, और मेरे टीचर्स वगैरह भी हैं, वो कह रहे हैं कि अमन क्या सोच रहे हो आगे, क्या करने की आगे कर रहे हो। मीनवाइल सर मैं सोचा चलो जो कर रहे हैं अपना काम करते रहते हैं, 2 साल में बना तो ठीक है, नहीं बना तो अपना यूपीएससी तो हम कर ही लेंगे। इसी दौरान सर इंडिया के अंदर क्या आता है, वीसी बूम आता है, वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं एक बूम के साथ, और बायजूस, अनअकैडमी, इस तरीके के कई सारे स्टार्टअप्स एग्रेसिवली बढ़ते हैं। ऐसे लगता है जैसे एआई वेव 2019 में अगर आती और इंडिया में कुछ स्टार्टअप्स होते और वो किस तरीके से बूम करते। 300 टाइम्स वैल्यूएशन, रेवेन्यू का मल्टीपल आपको स्पेशली मिलता है। बायजूस उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा। हाँ जी सर, वहाँ पे सर मैं रोमन सैनी जो थे उनकी मेरे को स्टोरी पता थी, वो अनअकैडमी से थे, कि इन्होंने यूपीएससी भी क्रैक किया है, एम्स भी क्रैक किया यंग एज में, 2-3 इन्होंने फिर एंटरप्रेन्योर भी बन गए। तो मैं सोचता था यार कैसे एक आदमी 3 काम कर पा रहा है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कभी मैं इनसे मिल पाऊँ। एक दिन इनका सामने से सर मैसेज आ गया कि अमन आओ बैंगलोर आओ। तो मैं सर बैंगलोर गया। इन्होंने कहा अमन तुम पढ़ाना चाहोगे हमारे साथ? मैंने कहा नहीं सर, काम अभी नहीं कर पाऊँगा, अभी मैं खुद ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ। फिर सर 2-4 महीने और हो गए, फिर आगे से एक और मैसेज आया था कि इस चीज़ को करके देखते हैं, आप आओ हमारे साथ जुड़ो। उस चीज़ के ऊपर सर वर्क किया, कुछ एग्रीमेंट वगैरह भी भेजा मैंने, का एग्रीमेंट पापा को मैंने आगे भेजा, पापा इस तरीके से। वो एग्रीमेंट सर थोड़ा हार्ड था, तो लगभग 1 महीने के बाद पापा ने उस चीज़ को ड्रॉप करा दिया कि इसमें नहीं जाना। तो सेकंड टाइम ड्रॉप हुआ वो। फिर सर मेरे को यूँ लगा कि यार मुझे टीचिंग के अंदर जाना है, आई नीड टीचिंग एक्सपीरियंस। तो या तो मुझे ऑफलाइन कहीं पे पढ़ाना होगा या ऑनलाइन, और मेरा जो काम है तो मैं ऑनलाइन किसी के साथ अफिलिएट होकर एक बार देखता हूँ। तो मैंने थर्ड टाइम फिर कहा कि चलो इस चीज़ को करके देखते हैं। सर मैंने वहाँ से फिर फिज़िक्स पढ़ाना स्टार्ट किया, जेई एडवांस एंड जेई मेंस के लिए, आईआईटी के लिए। और मेरी क्लासेस होती थी शाम को। सर पता नहीं क्या हुआ उस प्लेटफॉर्म पे, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना, चौथा, 5वें 6ठे महीने तक मेजॉरिटी बच्चा सर मेरे से वहाँ पे पढ़ रहा था। वो शायद कनेक्ट कर गया था, हम सेम एज ग्रुप के थे या क्या चीज़ें थी। तो मेरा सर ये होता था कि मुझे बच्चों के साथ वैसे बैठने में बहुत मज़ा आता है, आप कितना ही बैठा लो मुझे। 2 घंटे की जगह क्लास होगी, मैं 3.5 घंटे बैठ जाऊँगा, मुझे मज़ा आएगा, मैं लास्ट के बच्चे से बात करता रहूँगा। इस बहाने सर मैं 120 कॉलेजेस में बाद में खैर सेमिनार्स भी देने गया हूँ, कोई पेड नहीं होता, पर ये पता होता है 4 घंटे बैठ के कॉलेज स्टूडेंट से बातें करेंगे। तो वो मेरा बहुत अच्छा पास टाइम है। तो वहाँ सर क्लासेस लेते थे 6 मंथ्स के अंदर, वहाँ पे एक रैंकिंग बननी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी सभी टीचर्स में रैंकिंग मतलब 1 पे आ गई। मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था वो, कि मैं सबसे यंग एज में हूँ, और आप एक बार प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए, फिर आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। फिर भी वो बच्चा समहाउ मेरे पास आ रहा था फिज़िक्स के अंदर। 1 साल लगभग कंप्लीट हो गया था, और उस 1 साल के अंदर मतलब मुझे, आप उस चीज़ को सर 6 महीने साल करते हो, साल के एंड तक ये हो रहा था, आप मैं क्रैश भी निकाल रहा हूँ उसमें, 2-2 महीने में दोबारा सिलेबस करा रहा हूँ, यूट्यूब पे भी कर रहे हैं। और मैंने सर उनको यही कहा था कि मेरी जो फ्री क्लासेस है ना, वो मेरे को ज़्यादा रखनी है, चाहे आप पेड में मेरी कम करा देना, क्योंकि मैं बच्चे को यही बोल पाऊँगा कि ये मेरी फ्री क्लासेस हैं, इनको आप आके देख लो। अब कोई आपके प्लेटफॉर्म पे आके मेरे से और पढ़ना चाहता है, वो एडिशनल है। मेरी हिम्मत सर थोड़ी, जैसे आपकी नहीं बन पाती ना, तो वैसे मेरी भी बड़ी कम बन पाती थी। मैं काफ़ी डरता था उस चीज़ से कि ये चीज़ नहीं करनी है, इसीलिए मैंने पहले 2 बार भी उन्हें मना किया था। फिर सर सेकंड ईयर आता है, तो सेकंड ईयर में उन्होंने कहा हम आपके साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे। उस टाइम सर मुझे नहीं पता था कि मैं उनके लिए कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे ये पता था कि बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, तो शायद वो एक अच्छा क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सेकंड ईयर में उन्होंने कहा अमन आप आओ, आप आगे कंटिन्यू करो। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं करता हूँ। और सेकंड ईयर में मुझे और पढ़ाने में मज़ा आया सर फिज़िक्स में। बच्चे सर और जुड़ते गए और जुड़ते गए। सर इन्होंने खुद इकोनॉमिक टाइम्स में अभी 5 दिन पहले आर्टिकल लिखवाया है, या किसी और ने लिखा है, नॉट श्योर ऑथर कौन है। तो उसमें सर ये था कि एक बार कई सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाते थे, और मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। तो सर उन्होंने लिख रखा है आर्टिकल में कि एक बार हमने विराट कोहली और अनुष्का को बुलाया था, तो उसमें 70,000 बच्चे आए थे, पर दत्तरवाल की क्लास के अंदर 1 लाख बच्चे होते थे। सर मेरी फ्री क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, पेड की नहीं है। ये कब की बात है? ये ड्यूरिंग कोविड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सर 2021 का बात। तो उन्होंने सर इस चीज़ को धत्तरवाल मॉडल कर दिया। उन्होंने बोला वी नीड टीचर्स लाइक अमन धत्तरवाल, जो कि
हमें अब सेलिब्रिटीज़ नहीं चाहिए, हमें टीचर्स चाहिए जो कि इस चीज़ को कर पाएँ। तो मैं सर उनमें से, उन्होंने लिख रखा है कि अमन वाज वन ऑफ दोज टीचर्स हु वाज प्रॉफिटेबल फॉर अस। आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे को ये लगता है कि क्योंकि आपकी एज सबसे कम थी टीचर्स में जो आपने बताया, तो इसी वजह से आपका जो कनेक्शन था वो बहुत स्ट्रांग था, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि आपने यूट्यूब पे इतना कुछ किया जो इतने सालों से आप कर रहे थे, बिल्कुल सर। तो आपका एक कैमरे के साथ एक अलग तरह का रिलेशन था इन कंपैरिजन टू अदर टीचर्स हु वर डूइंग इट। आपको पता है कि उस ऑनलाइन ऑफलाइन को कैसे दोनों को साथ लेकर के चलना है, कि आप पढ़ा रहे हो ऑफलाइन बच्चों को लेकिन ऑनलाइन वालों को भी साथ लेकर के चल सर रहे हो, बस राइट? दिमाग में कि ये मेरे को पता था कि जो टॉपर बच्चा है ना, वो टीचर डिपेंडेंट नहीं है। उसको आप कहीं भी छोड़ दो, वो रैंक लेकर आएगा। जिसको टॉप 500 में रैंक लानी है ना, आप उसको कोई भी टीचर दे दो, वो लेकर आएगा। जो नीचे का बच्चा है, अगर आपने उसका इंटरेस्ट बना दिया, तो हमेशा मैं अप्रोच ये रखता था कि नीचे वाला जो बच्चा है ना, उसको फन आ जाए इसके अंदर, और फिर हम वरना आप जेई एडवांस की जो फिजिक्स है सर, वहाँ बच्चा टूट जाता है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जेई एडवांस का ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा बच्चे को जोड़ के रखना है तो लोएस्ट बच्चे के बारे में सोचो, और फिर आप ऊपर तक लेवल तक जाओ। तो इसलिए क्लासेस एक्सटेंड कर देते थे, बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता था। सर वो बड़ा फ़न टाइम रहा था मेरे लिए। मेरे को क्लासेस लेनी थी, काम करते थे। मीनवाइल सर मैंने जो वहाँ से सैलरी कर रहा था, तो मैंने अपनी एक छोटी टीम बनानी स्टार्ट कर दी थी। मैं DTU के अंदर सेमिनार देने गया था, मैंने वहाँ से कई सारे बच्चे पिक करे। मैंने कहा आप भी पढ़ाना स्टार्ट करो। तो मेरा ये था सर कि उस टाइम यूँ नहीं सोचते थे कि हायरिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए। मेरा बस ये था कुछ अच्छे बच्चे मिले, उनको साथ में जोड़ेंगे, और मैं एक सब्जेक्ट पकड़ लूँगा, वो 2 सब्जेक्ट पकड़ लेंगे, कुछ करके देखते हैं बनता है। तो उस सर सारे बच्चे मोटिवेटेड थे, लगभग 17 बच्चे। ये कौन से साल की बात है? ये सर मेरे हिसाब से 2020 की बात होगी सर। तो आपने ये साथ साथ में कर रहे थे आप? हाँ मतलब उस प्लेटफॉर्म के लिए भी कर रहे थे, प्लस साथ साथ में आपने अपनी टीम भी बनानी शुरू कर दी। हाँ सर, मैंने और कहा, अपनी इस टीम से आप क्या कर रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पे? हाँ मैंने कहा कि आप बेस्ट कंटेंट बनाओ जो आप बना सकते हो, और पढ़ाओ। तो सर 15-17 बच्चे थे। वो समर ब्रेक में तो रह गए, फिर धीरे धीरे क्या उनमें से 3 गए, 4 गए, 5 गए, धीरे धीरे सर सारे जो बच्चे थे वो कॉलेज के बच्चे की जैसी प्लेसमेंट आती है वो वापस उधर ध्यान हो जाता है। और मैं सर कोई बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें कर नहीं रहा था। तो मतलब मेरे जो ऑफिस था, या आप बोल सकते हो रूम्स थे, उन्हीं के अंदर कर रहे थे। तो धीरे धीरे कई जो थे, वो 1-2 सर जो थे आखिर तक टिके थे। सर मैं इनके लिए, मतलब मुझे जो आर्टिकल से पता चला, अब इन्होंने पब्लिश कर दिया। पहले मैं, आप कभी भी देखोगे तो मैंने कभी भी ये चीज़ें बताई नहीं है, पर 10 दिन पहले किसी फाउंडर ने मेरे को भेजा कि दे आर स्पीकिंग गुड थिंग्स अबाउट यू। मैंने आर्टिकल देखा, यार कुछ भी नॉन कॉन्फिडेंशियल नहीं छोड़ा, सब कुछ तो बता दिया। तो मैंने कहा चलो अब शायद मैं भी बात कर सकते होंगे इस बारे में। सेकेंड ईयर के एंड तक सर दे वांटेड टू एक्वायर मी, कि भाई आप एक्वायर हो जाओ, और डेडिकेटेड पूरा IIT जो है इसमें आप कुछ अगर कर पाओ तो। एक्वायर इन द सेंस आपका यूट्यूब चैनल भी? हाँ सर, उन्होंने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बनाओ, और उसमें सर वो यूट्यूब मेरे को फ्री हैंड देने के लिए भी ओके थे, जितना मुझे याद आ रहा है, या नहीं थे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद अंदर था या बाहर था। पर उन्होंने कहा कि अमन आप IIT जो सेगमेंट है इसमें सारे टीचर्स को आगे करके और कुछ आप इसमें करो। फिर उसके बाद आपने क्या किया? सर वो एग्रीमेंट पहली बार मैंने देखे, SHA क्या होता है, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आई, टर्म शीट वगैरह आई। नंबर उन्होंने सर काफ़ी अच्छा मेरे सामने रखा था। इस दौरान सर मेरे पास बायजूस भी आया था, पर मेरा एक था कि एक जगह जहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी है उसको नहीं छोड़ेंगे। तो सर बायजू ने मुझे बीच में आया था और 3 टाइम्स का ऑफ़र दिया था। सर 3 भी नहीं है, वो 4.5 टाइम्स था। और घर वालों का क्या रिएक्शन था, वो क्या बोले? सर उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे ऊपर है, देख लो किस हिसाब से क्या करना चाहते हो। पर मेरी फाउंडर के साथ बात होती थी, तो मेरा ये था कि फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले, सेकंड ईयर भी मैं यहाँ पे कंटिन्यू हुआ हूँ, मैं प्लेटफॉर्म ज़्यादा नहीं बदलना चाहता, एक जगह पे ही मिल जाएगी जो ग्रोथ मिलनी है। सेकंड ईयर के एंड में सर उन्होंने ये भी कह दिया कि हम आपको एक्वायर करना चाहते हैं। पर सर हर कंपनी में लॉयर्स भी होते हैं, लॉयर्स अपना एक एग्रीमेंट बनाते हैं। वो एग्रीमेंट सर इतना अजीब टाइट सा था कि पापा उसको देख के फिर से घबरा गए। तो आपको 2 जगह से ऑफर आ गए, एक जगह से X अमाउंट का, एक जगह से 4.5x। सर एक्स तो था जो मान लो कुछ भी जो पढ़ा रहे थे, एक्विजिशन था कि हम आपको टोटली एक्वायर करना चाहते हैं। इन्होंने सर एक अमाउंट मुझे बताया था, वो काफ़ी लुक्रेटिव अमाउंट था, और उन्होंने कहा मन आप आके जुड़ जाओ हमारे साथ। और तब एज क्या थी आपकी? सर मैं 22 साल का था, 21 में 22 साल। वही जो आपने लिखा था मिलेनियर। तो आई एम श्योर ये जो ऑफर होगा मिलेनियर से तो ऊपर ही होगा, मल्टी मिलियन में होगा।
शायद डेका मिलियन से ऊपर था डेका मिलियन मतलब जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। सर। $10 मिलियन से ऊपर का कुछ था। पर वो सर ऐसे ही होते हैं उसमें कि मतलब उसमें आप मत जाओ, मतलब कि इस तरीके से मिलेगा वैसे मिलेगा, कुछ इन्होंने बनाया था, मुझे भी मिला था सर। वो पूरा स्ट्रक्चर होता है। हाँ, I एक understand। दो प्लेयर्स और को भी मिला था मेरे टाइम में ही साथ में। हम दोनों ने सर उस टाइम फिर सोचा कि मैंने पापा से भी डिस्कशन किया था। तो सर हुआ क्या, मैं अच्छे टर्म्स पे था, मैं आगे नॉर्मल पढ़ा भी लेता, मुझे एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी एक ही कंडीशन थी, मुझे अपने फ्री आवर्स पेड से ज़्यादा रखने हैं, जिससे कि जो बच्चा नहीं कर सकता वो भी मेरे से चाहे तो फ्री में पढ़ ले। तो मेरी एक ही कंडीशन थी, इस पर मैं कितना भी काम कर सकता था अगले 2 साल 3 साल, मुझे इशू नहीं था, क्योंकि मेरा ये था मैं यहाँ से जो अर्न करूँगा इसके बेसिस पे मैं अपने कुछ टीचर्स हायर करके यूट्यूब पे मैं आगे और पढ़ा सकता हूँ। तो गोल ये था कि क्या यूट्यूब पे हम और कंटेंट अवेलेबल करा सकते हैं, और मीनवाइल मेरे को एक जगह से अर्निंग लेनी पड़ रही है तो मुझे बच्चे से फ़ीस चार्ज नहीं करनी पड़ रही। वो मेरे लिए सर सबसे बड़ा रिलीफ था कि कोई ऐसा मॉडल जहाँ मेरे को बच्चे को डायरेक्ट चार्ज नहीं करना पड़ रहा, और मेरे खर्चे भी सारे जो हैं वो चल पा रहे हैं। तो वो मेरे मेंटल में काफ़ी अच्छा। बट मुझे ये नहीं समझ आया कि एक प्लेटफॉर्म पे आप फ्री में कैसे पढ़ा सकते हो, क्योंकि उनकी ऐप में तो पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ेंगे ना। क्या आप ये कह रहे हो कि उसके साथ में जुड़ करके आप यूट्यूब पे अपलोड करते थे वीडियोस, या कैसे फ्री सर में कैसे इनके 2 पढ़ाओगे? प्लेटफॉर्म थे, एक पेड था एक फ्री था। तो आप फ्री पे ज़्यादा चाहते थे कि आपका कंटेंट फ्री पे ज़्यादा हाँ, जाए। ये एक ही कंडीशन थी सर मेरी। क्या उसके पीछे रीज़न ये था कि आपकी रीच बढ़े, क्योंकि फ्री पे रीच ज़्यादा होती है नहीं सर, कंपैरेटिवली वो पेड मेरा से? बच्चा मुझे कहता कि आप से मुझे पढ़ना है, मैं खुद कुछ अपना सेल कर नहीं रहा हूँ, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे को ये रखना था कि बच्चा यूँ ना कह दे कि आप तो एकदम से क्या हो गए। तो मैंने कहा मेरा कंटेंट फ्री भी अवेलेबल रहेगा, अब जो प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ना चाहता है उसके पास ऑप्शन है, वो 10 और टीचर से भी पढ़ सकता है। फिजिक्स के ही सर 10 से ज़्यादा टीचर होंगे, चाहे मुझसे पढ़ लो, इस तरीके से तो मॉडल। दोनों ऑप्शंस हो गए बेसिकली बच्चों हाँ, के लिए, कि अगर फ्री में पढ़ना है तो यहाँ पे ये कंटेंट अवेलेबल है, और अगर पेड में पढ़ना है तो ये कंटेंट है। मेजॉरिटी आप क्या कह रहे हो, फ्री के थे? सर आप मानो 97% बच्चे मतलब फ्री पढ़े होंगे। हाँ 97% बच्चे वहां पर उस प्लेटफॉर्म पर, यानी उनकी ऐप पर आपसे फ्री में पढ़ रहे थे। हाँ तो अल्टीमेटली तो आपको जा नहीं रहे थे, हाँ राइट? हाँ, ठीक है। फिर आपने ये ऑफर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपने मना कर दिया हाँ सर, वो चीज़ आगे नहीं हो बिकॉज पाई। ऑफ द एग्रीमेंट, क्योंकि वो एग्रीमेंट ऐसा था। और सर वो एक थोड़ा सा फिर मेरा मन थोड़ा सा कम हो गया कि क्योंकि उसमें नॉन कॉम्पीट क्लॉज होता है, ये होता है, वो हाँ होता सर, है। वो Was agreement- that the biggest reason? हाँ सर, वो यूँ लगा कि जैसे अब मैं हमेशा मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहे, मैं किसी के मतलब मेरा इच्छा फिर आगे नहीं हुई कि उस चीज़ को आगे करने की। सर मैंने वो जॉब छोड़ दी, मेरे पास एक अच्छा पैकेज था, वो आगे कंटिन्यू करना चाहते थे, एक्वायर करना चाहते थे, और दिमाग में कुछ आया, मैंने कहा इस चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अपना करेंगे। नहीं पता था अपना करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस अच्छा। चीज़ को ड्रॉप कर दी। 1 महीने तक सर मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था कि किस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाई जाए। उस दौरान सर मैंने एनिमेटेड जो ट्यूटोरियल्स थे वो बनाने स्टार्ट कर दिए। उस टाइम पे जब आपने जॉब छोड़ी तो ऑलरेडी आपकी कोई टीम थी जो साथ साथ में आप बना रहे थे, जो बच्चे आए थे फिर छोड़ करके चले गए थे, तो वो कोई टीम या कोई सेटअप था? हाँ सर। या कुछ भी नहीं था? सर मतलब थे पर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, कितने मतलब बच्चे थे आपके साथ में? सर एक टाइम पे मेरे पास 20 बच्चे भी थे, फिर वो कम जितने बच्चे को फॉलो अप कर पाए 10-15 हो गए, फिर 17 हो गए, तो आप मान सकते हो मतलब जिस वक्त आपने जॉब छोड़ी थी, हाँ 14-15 10-15 बच्चे होंगे मेरे एज एन इंटर्न या एज अ हाँ, व्हाट part time व्हाटएवर, थे। एज अ पार्ट टाइम आपके साथ में थे। बिल्कुल। तो वो सर मेरे घर में साथ में सब मिल बांट के काम करते थे हम। एक इतना ही सर, इससे थोड़ा बड़ा कमरा आप मान लो, तो उसमें 15 लोग बैठ जाते थे और अपना अपना लेक्चर की स्लाइड्स बना रहे हैं, मैं सबको बता देता था इस तरीके से कि कुछ भी कर लेना, पर कंटेंट जो है वो आपको ऐसा देना है कि अगले 2 साल भी आप अपने आप को बीट ना कर पाओ, आपको अपना बेस्ट देना है। तो सर ये कर रहे थे, तो मैंने सोचा एनिमेटेड लेक्चर्स करते हैं, जो चीज़ बायजू कर रहा है, जो 1 लाख में चीज़ जा रही है, क्या हम इस चीज़ को यूट्यूब पे दे सकते हैं? तो सर एक एनिमेटर्स की टीम थी लगभग 15 लोगों की, उसको मैंने आउटसोर्स से कॉन्ट्रैक्ट पे जोड़ा। तो मैं लेक्चर देता था टीचर यहाँ से, और एनिमेशन में क्या है सर, हर एक मिनट के हिसाब से, हर एक सेकंड के हिसाब से बहुत काम होता है कि आपको अगर ये भी बताना है कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, या आपको प्रोजेक्टाइल भी पढ़ाना है, तो टीचर पहले एक स्क्रिप्ट बनाएगा पेपर पर लिख के, फिर उसको बोलेगा, फिर उस स्क्रिप्ट के हिसाब से एनिमेटर कुछ बनाएगा, फिर वो फर्स्ट ड्राफ्ट आएगा, फिर टीचर कहेगा नहीं नहीं ये गलत समझा दिया, थोड़ा इसको ऐसे करो, फिर वो जाएगा, बैक एंड थ्रू काफ़ी हुआ। आई अंडरस्टैंड। तो एडिटिंग से अगर लेवल X था तो एनिमेशन मुझे एकदम से 7-8x फील हुआ। तो
उसमें सर मेरे को बड़ा यूँ फील सी आती थी, क्योंकि बच्चा कमेंट्स में कहता था अरे वाह वेरी गुड थैंक यू, तो वो आपको अंदर से आता है अरे वाह इसको और करो, इस चीज़ को और करो। तो लकीली मैं एक ऐसी स्टेज में था, मैं यहाँ पे एडमिट करूँगा, जहाँ पे मुझे एक तरफ से इनकम मिला, मैं अपनी टीम बना पाया, और जो जिस बच्चे ने मेरे को था उस बच्चे को भी अपना एंड प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है, तो सारी चीज़ मतलब वेल चीज़ थी। तो आपका रेवेन्यू मॉडल क्या था उस टाइम पे? मतलब आपने जॉब तो छोड़ दी, वहाँ से जो पैसा आ रहा था, तो पैसा आ कहाँ से रहा था ये सब करने के लिए? सर 2-3 महीने कहीं से नहीं आ रहा था। अच्छा, जो भी हाँ, आपकी सेविंग्स थी और ये वो मोनेटाइजेशन तो सर था, हाँ ठीक है, पर उससे सर इतनी बट टीम का उससे खर्चा इतना नहीं नहीं, आ रहा होगा आई थिंक। जेब जेब से लग रहे थे सर उस टाइम। तो जब थर्ड मंथ आ गया था सर, तब मैंने सोचना स्टार्ट किया कि क्या मैंने गलत कर दिया, इतनी बड़ी टीम के साथ मुझे क्विट नहीं करना चाहिए था। और सर आपकी महीने की एक सैलरी निकलने लग जाती है और आपकी इनकमिंग आ नहीं रही है, तो बीच में ऐसा टाइम आ गया था कि मान लो आपकी महीने की मतलब 15-20 लाख के करीब की आप सैलरी दे रहे हो, आपका इनकमिंग आ नहीं रहा है, और वो चीज़ जब 3 महीने दिखता है तो आपको दिखता है ये चीज़ 12 महीने होगी तो क्या होगा। आप कंपनी 6 महीने चलाने के लिए तो कर नहीं रहे, आप 2 साल करोगे तो क्या होगा। तो फिर सोचा कि अब इस चीज़ को कैसे आगे, मैं सर दोबारा इधर उधर ढूंढने गया कुछ और टीचर्स को कि मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ, बाकी कुछ केमिस्ट्री मैथ्स के मुझे टीचर्स मिल पाएँ। बीच में सोचा क्या मैं खुद ही सिर्फ अपने एक सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाऊँ, क्या करूँ। तो मैंने सोचा जो कॉलेज में मैंने मॉडल रखा था 2000 रुपीज़ का, ये 2000 रुपीज़ किसी को बाइट भी नहीं करेगा। देखो यूट्यूब पे सब पढ़ा दिया, जिसको यूट्यूब से पढ़ना है पढ़ लो, पर खर्चे भी चलाने हैं, तो उस चीज़ को करके देखते हैं 2000-3000 में कुछ बन जाए तो। सर एक टीम मैंने जोड़ी अपने साथ और कुछ टीचर्स थे वो सारे जोड़े, ये करके सर हमने चीज़ों को करा, लॉन्च किया, अपनी एक एप्लीकेशन बनाई। जब हम ऐप लॉन्च करने वाले थे उस टाइम सर फिर से मेरे पास एक कंपनी का कॉल आता है, उनकी बस एक रिक्वेस्ट थी, अमन लॉन्च मत करना, कुछ भी करोगे विल क्लोज अ डील। लॉन्च से सर ये 1 घंटे पहले की बात है। ये कौन से साल की बात है? ये सर 2021 होगा शायद मेरे हिसाब से। उन्होंने कहा बस लॉन्च मत करना, हम कुछ भी करके डील क्लोज कर लेंगे। मैं सर टीम बना चुका हूँ, मैंने सारे टीचर्स को सपने दिखा दिए कि हम अच्छा करेंगे, अब आप बैक नहीं आ सकते। मैंने कहा सर पहले होती तो क्या पता सोच पाते, अब थोड़ा सा ट्रस्ट भी मेरा था कि मैं इस चीज़ को करते हैं। सर हमने लॉन्च किया, डे 1 पे सर 1 लाख बच्चों ने ऐप डाउनलोड किया। फिर हमने अपनी वेबसाइट सर लॉन्च करी थी, तो वेबसाइट पे भी पहले दिन में 1 लाख लोगों ने रजिस्टर किया। मेरे सर समझ में नहीं आया वो चीज़ें कि उस टाइम क्या है सर, ऐप नई चीज़, आज आप ऐप लॉन्च करो कि कोई नहीं आएगा देखने क्योंकि इतने ऐप हो गए थक गए, पर उस टाइम में ऐप को कूल माना जाता था, तो लोग एकदम से उस चीज़ पे आते थे। जो टीचर्स मैं लेकर आया था सर, बहुत अच्छे टीचर्स लेकर आया था। एक ही मेरे हमेशा से दिमाग में होता था, अमन कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मतलब वो चीज़ बेस्ट रखनी है। टीचर अच्छे सर मैं लेकर आया, उस चीज़ को हमने करीबन साल भर अच्छे तरीके से करा। फिर सर एक मेरे को मैथ समझ में आई, अगर आपको जेई कैटेगरी में कुछ भी करना है ना, तो आपका मिनिमम 8 to 10 CR का एक्सपेंस है। अगर आप टीचर्स अपने साथ सस्ते से सस्ते तरीके से भी जोड़ोगे, एक एक टीचर की सर सैलरी 70 लाख 80 लाख रुपए होती है, 50 लाख होती है, और आप जब बच्चों से 2-3 हज़ार रुपये ले रहे हो तो आपको बहुत सारा बच्चा चाहिए, तब जाके ही वो एक्सपेंसेस आपके मैच हो पाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो 1 लाख बच्चा आया जिसने ऐप डाउनलोड किया एक दिन में, वो बेसिकली उन्होंने सिर्फ ऐप डाउनलोड किया, सिर्फ राइट? ऐप परचेज नहीं किया सर। परचेज नहीं किया, अरे नहीं क्योंकि सर। परचेज रेशियो वुड बी अराउंड 2-3%, मैक्सिमम 5%। हाँ सर, ये परचेज रेशियो सर यूजुअली 10% के करीबन रह जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके बच्चे को कितना आपका रहता है। ये भी उस टाइम का है, आज के दिन अगर आप देखोगे आई गेस रेशियो और नीचे जा चुका है। अगर आप वेबसाइट पे बात करोगे 100 लोग आते हैं तो मेरे हिसाब से 1 2 3 लोग लेते होंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस टाइम पे जो आपने ऐप लॉन्च किया, अगर आपने 2,000 रुपये साल का लिया या 1 महीने का लिया? साल का सर। साल का। तो 2,000 रुपये अगर उसमें से 10,000 बच्चों ने भी दिया, तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि 2 करोड़ रुपए आया। 2 करोड़ हुआ सर, खर्चे 8 करोड़ के, तो आपको बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छी होता है। तो ये तो आपका इंटरनल मैटर है, ये तो आप बता सकते हो, इसमें तो कोई कॉन्फिडेंशियल क्लॉज भी नहीं है। कितना पैसा आया आपके पास में जब ये ऐप आपने लॉन्च किया? सर आप ये मान लो जितना हमारा खर्चा था 7-8 के करीबन खर्चा रहा होगा, शायद हमने ब्रेक इवन ऑलमोस्ट करा था। लॉस एटलीस्ट मैंने किसी भी साल नहीं करा, हमने थोड़ा पॉजिटिव में लेकर गए। पर मुझे उसमें ये समझ में आया सर, मैं जब किसी के लिए काम कर रहा था कोई स्ट्रेस नहीं था कोई खर्चा नहीं था। कोई खर्चा नहीं था, मैं आराम से पढ़ाता था, एंजॉय कर रहा था, बच्चा भी मेरे को प्यार कर रहा था। अब मैंने एकदम से अपने से 30-30 साल उम्र बड़े लोगों को
अपनी टीम में जोड़ लिया है सर। और आप अगर 22 साल के हो, 21 साल के हो, और आपकी टीम में लोग 40-50 साल के हैं ना सर, वो आपसे बात ही ऐसे करेंगे, और अमन तुम क्या सोच रहे हो, मतलब वो बच्चा बना लेंगे बहुत जल्दी आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप, एक थॉट होता है ना, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ काम करता था, मेरे से यंग थे, तो मैं बताता था ये करना है, कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये चीज़ ऐसे ही जाएगी, आप एक डायरेक्शन देते हो। थोड़े उम्र में बड़े लोग होते हैं सर, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप कहोगे सिलेबस इतने महीने में करना है, वो हो सकता है आगे पीछे जल्दी करा दें, लेक्चर्स कम कर दें, ज़्यादा बढ़ा दें, आप टोटल उसको नहीं कर पाते। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग लेसन रहा। बीच में सर मैं ऐसे ही एक बार केमिस्ट्री टीचर हायर कर रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो मैंने आर्टिकल निकाला ऐसे गूगल फॉर्म वगैरह के कि भाई केमिस्ट्री टीचर चाहिए, इधर उधर लोगों से पूछा, तो एक ने कहा राजस्थान में कोटा में एक टीचर हैं केमिस्ट्री के बहुत बढ़िया, वो आप उनको रीच आउट। कॉल किया, वो दिल्ली आ गए, मैंने उनसे बात करी, मैं लेट भी पहुंचा 15 मिनट। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं CR चौधरी हूँ। CR चौधरी सर एलन को चलाने वाले आदमी हैं। वो 4 ब्रदर्स हैं, महेश्वरी, और उसके बाद जो मैनेजमेंट का आप मान लो ना, जो मेन हेड हैं, जो सारे इंस्टीट्यूट्स ओपन कर रहे हैं नए नए सेंटर, वो व्यक्ति थे। मैंने कहा सर आप क्यों आए हो? तो बोले नहीं अमन, मैंने तुम्हें देखा था, मैं तुमसे मिलना चाहता था। मेरी आदत है सर, जैसे ही उम्र में कोई बड़े आदमी मिलते हैं मैं उन्हें अपना गुरु बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ सर अब बताओ मैं क्या गलत कर रहा हूँ? उन्होंने कहा कि अमन कभी भी अपने से बड़ी उम्र के लोग आप हायर मत करना। दूसरा उन्होंने मुझे और 9 करी 1 ना करी बताया उन्होंने, कि आपने 9 अच्छे काम करे और फिर एक दिन आपने कोई गलत काम कर दिया, आप गाड़ी चला रहे थे, कोई आपसे ना चाहते हुए भी टकरा गया, लोग आपको उस गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से जानेंगे, आपके पीछे के 9 काम सारे भुला दिए जाएंगे। तो हमेशा आप पैसा कमा सकते हो, पर रिस्पेक्ट आपको हर दिन कमानी पड़ेगी। रिस्पेक्ट के लिए आपको रोज़ एफर्ट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि अमन हमने IITians तब हायर करने स्टार्ट किए थे जब हमारे गेट के आगे लंबी लाइन लगती थी IITians की, उससे पहले हमने IITians हायर नहीं करे थे। तो आप अपनी टीम में किसी IITian को हायर मत करना। ये तब तक आप लेकिन कर चुके थे? मैं सर उम्र में बड़े IITians सारे सब कर चुके थे जो ना करने को कह रहे थे। हाँ, राइट। सर मेरे दिमाग फिर में आपने क्या किया उस मीटिंग के बाद में आकर के? कुछ सोचा इसके बारे सर में? बहुत सोचा मैंने, मैं आज तक भी सोचता हूँ कि कितनी अच्छी एडवाइस दी थी, काश मैं उसी दिन इम्प्लीमेंट कर देता। पर सर ठीक रहा, हमने उस तरीके से फर्स्ट ईयर भी हमने सर, जहाँ सारे एडटेक्स लॉस कर रहे थे, हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया। मैं कभी भी अपने कंटेंट के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आती है कि मैं इससे बेस्ट नहीं जा सकता था। तो अभी करंट बिजनेस मॉडल आपका क्या है और फ्यूचर में आप किस तरीके से देख रहे हैं अपने आप को इस एडटेक स्पेस में? फ्यूचर में सर पहली बात तो एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेटाइज हो चुका है, अगर आप देखोगे, और कॉर्पोरेटाइज एजुकेशन नहीं चलता। मेरा मानना है कि जैसे पहले टाइम में सर बोलते थे मास्टर जी, गुरु जी, टीचर लेड आपके इंस्टीट्यूशंस होते थे कि जो टीचर है वो पढ़ाता है, बच्चे को टीचर समझ में आता है तो बच्चा टीचर पे ट्रस्ट करके आता है। वही मुझे हमेशा चीज़ समझ में आई। आप जितनी भी किताब पढ़ोगे वहाँ पे डेलीगेशन वगैरह वो सारी चीज़ सिखाई जाती हैं। बायजूस भी आया था सर, तो वहाँ पे कॉर्पोरेटाइज है, ऊपर एक मैनेजमेंट होगा IIM का, वो टीचर्स को मैनेज करेगा। वो सर वो बात उसमें मुझे पर्सनली लगता है, वो पर्सनल टच खत्म हो जाता है और उसमें सेल्स का एंगल ज़्यादा आ जाता हाँ, है, उसमें ये हो जाता है मेरे इतने घंटे में इतना ही पढ़ाऊंगा, आगे और नहीं पढ़ाऊंगा, वो वाला सेंस लग जाता है। मेरी सैलरी आ गई, चलो जयराम जी की बच्चे का क्या हो रहा है, आप ज़्यादा उसमें नहीं घुस पाते वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरा ये था कि हमें कॉर्पोरेटाइज इस चीज़ को नहीं करना है, हम इसे बूटस्ट्रैप ही चलाएंगे जब तक इस चीज़ को हम कर पाएंगे। कई बार सर हमारे पास फंडिंग की अपॉर्चुनिटी आई तो मैं हमेशा उस चीज़ से डरता था, क्योंकि एक बार आपने कहीं से पैसा उठा लिया, अब सर आप नहीं बोल रहे, पीछे का वो फंड जो जिसने दिया इन्वेस्टर VC बोल रहा है, अब आप कॉर्पोरेट बन चुके हो। और अभी करेंटली आपका जो रेवेन्यू मॉडल है वो वही फ्रीमियम मॉडल है बेसिकली आप? हाँ सर। राइट, कि सर यूट्यूब पे आप फ्री में पढ़ाते हैं, हाँ और सर। अगर किसी को अगर और हम डिटेल बच्चे में को जाना है सर या डाउट सेशंस में जाना है तो फिर उसके लिए पे करना है सर, हम बच्चे को सीधा कहते हैं आप देखो, हम मार्केटिंग पे सर स्पेंड नहीं करना चाहते। कई बार हो चुका है, मतलब अगर आप मार्केटिंग पे स्पेंड करोगे तो आप फीस उतनी ज़्यादा महंगी करते जाओगे। अगर आपको एक बच्चा कन्वर्ट करने के लिए 10,000 रुपये का ऐड चलाना पड़ रहा है तो आप फीस 10,000 से नीचे रख ही नहीं पाओगे। फिर आपने कॉर्पोरेटाइज कर रखा है उसे, तो आपने IIM वाले लोग ले रखे हैं जिनकी अब आपको तनख्वाह देनी है, तो वहाँ आपका पैसा और जाएगा। तो मैंने कहा हमें ये सारी चीज़ हटानी है, हमें कंटेंट पे फोकस करना है, और हमें इस तरीके से चीज़ करनी है कि आप इस चीज़ को 10 साल में कैसे एस्केलेट करो। हमने सर जब अपना कॉलेज स्टार्ट किया था तो उसके पीछे एक विजन था, अपना कॉलेज द कॉलेज दैट वी नीडेड। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सर सबसे जिस चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं वो है कॉलेजेस। अभी आप आज जाओ सर, 15, 20, 25, 30, 35 लाख की फ़ीस है,
और अगर आप ऊपर के 50-70 कॉलेजेस के अंदर नहीं हो तो फिर आप अपनी मेहनत के भरोसे ही हो, पर तब भी आपको फ़ीस उतनी लगेगी। एक होगा सर कॉलेज, उसका एक मेन कैंपस है और 3 और साइड कैंपस भी होंगे, तो उन साइड के 3 कैंपस में फ़ीस उतनी है पर क्वालिटी वो आपको नहीं मिल पा रही होती है। तो मेरा सर इसमें यह मुझे लगता है अगले 10-15 साल के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो खुद ऑफ कैंपस की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जैसे TCS अपना NQT टेस्ट कराता है, विप्रो भी अपने टेस्ट कराते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपने करियर पोर्टल पे अपनी जॉब पोस्टिंग डालती रहती हैं। ये टाइम धीरे धीरे अपने आप स्ट्रीमलाइन होगा। कंपनी को क्या चाहिए, मुझे बेस्ट टैलेंट चाहिए, मुझे ए नहीं मुझे A+ प्लेयर चाहिए एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो अभी उनको वो IITs में मिल जाते हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाते हैं। पर कई सारे बच्चे, अब इन्फॉर्मेशन एरा जब आ चुका है, अगर 2 लाख बच्चा 1% हमसे यूट्यूब पे पढ़ रहा है तो उसकी नॉलेज कितनी हुई। तो वो बच्चा चाहे अच्छे कॉलेज में हो या ना हो वो भी अब पढ़ सकता है, रिसोर्स तो उसके पास सारा है। आप सिर्फ कोडिंग क्या, आप मास्टर्स कर लो, आप PhD कर लो, सारा इन्फॉर्मेशन कहीं से भी किसी से भी सीख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन तो सर सारा है ही। तो बच्चा अपने इस हिसाब से, तो मुझे लगता है कंपनीज इवेंचुअली ऑफ कैंपस पे अपने खुद के एग्जाम्स कराने स्टार्ट कर देंगी। अब उस पे जिसके पास दम है, जिसके पास स्किल है, हमेशा सर हर सेक्टर का है, ऊपर के 20% को जॉब मिलेगा और ऊपर का जो 2% होगा उसको एक्सट्रीम गुड जॉब मिलेगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। आपने बताया कि आपको इतने इतने ऑफर्स आए पिछले 4-5 साल में, तो क्या कभी आपको लगता नहीं है कि दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ एडटेक स्पेस, जहाँ पे अनाप शनाप पैसा पानी की तरह बह रहा था, और आज की डेट में क्योंकि सैनिटी आ गई है मार्केट में, बिकॉज कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो कि बैंकक्रप्ट हो गए हैं या फिर वो डाउनहिल चले गए हैं, अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एडटेक स्पेस जो एक टाइम पे ये होता था कि कुछ लिमिटेड लोग होते थे, आज अगर यूट्यूब की ही बात करी जाए तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट चैनल्स, सो मेनी डिफरेंट प्लेयर्स। बिल्कुल सर। तो आप इस मार्केट को किस तरीके से देखते हो? क्योंकि मैं एज एन आउटसाइडर जब देखता हूँ, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आप इनसाइडर हो, मैं आउटसाइडर हो गया, मैं जब देखता हूँ तो मेरे को तो ये मार्केट हाइपर कॉम्पिटिटिव लगती है। हाँ सर। मेरे को ऐसी लगती है कि यार इतने सारे प्लेयर्स, और उसमें से इतने सारे प्लेयर्स जो कि बहुत डीपर पॉकेट्स के साथ में बैठे हैं, और आप यू आर सेइंग कि मैंने कोई फंडिंग भी नहीं उठाई है, पैसा भी नहीं उठाया है, इंडिपेंडेंटली आप इसको रन कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन दिस होल बिग पिक्चर? इसमें आप अपने आप को कैसे देखते हैं? सब इसमें मेरे को एक तो लगता है, मैंने जैसे शुरुआत में बताया, आपको टीचिंग को कॉर्पोरेटाइज नहीं करना चाहिए। टीचिंग टीचर लेड रहता है तो आप बेस्ट अपने स्टूडेंट के हिसाब से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कर पाते हो। मुझे लगता है जैसे ही आप फंडिंग लेते हो तो आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है टू डिलीवर। आपको वो 25% का एनुअल ग्रोथ रेट मिनिमम दिखाना पड़ेगा। आपने एक पैसा लिया, उस VC को अगले 8 से 10 साल के अंदर एग्जिट चाहिए। आप धीरे भी करोगे, तो आप उस चीज़ में सर काफ़ी स्ट्रगल आते हैं। और उन सारे लोग जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर हैं और फंडिंग लेके उस चीज़ को कर पा रहे हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पर मैं उस चीज़ से खुद बचना चाहता हूँ। मैं उस चीज़ के अंदर नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है मैं एक ऐसा प्रेशर अपने ऊपर ले लूँगा जहाँ पे मेरी फिर टॉप प्रायोरिटी हो जाएगी कि इस राउंड के बाद अब सेकंड राउंड कैसा है, थर्ड राउंड कैसा है, फोर्थ राउंड कैसे आ जाएगा। सो व्हाट आई विल बिकम गुड एट इज़ पिकिंग अप द नेक्स्ट राउंड। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है सर जो, जैसे एक UPSC में अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल शुभ्रा मैम पढ़ा रही हैं, जिनसे मैं पढ़ा हुआ हूँ, वो सर जिस लेवल में पढ़ा देंगे, मतलब बड़ा मुश्किल है कि अपने इंस्टीट्यूट में खुद अपनी जगह पे आके पढ़ा देंगे। मुझे बहुत डाउट होता है कि कोई कॉर्पोरेट भाई जो आके उस चीज़ को बीट कर देगा। तो सर जैसे एलन है, एलन विल बी इन JEE, एलन विल नॉट कम इन UPSC। वो द वन हु इज़ इन UPSC वो JEE में नहीं जाना चाहेगा, जो SSC में है वो दूसरी कैटेगरी में नहीं जाना चाहेंगे। हर टीचर लेड है ये, तो अपनी एक उस स्पेशलाइजेशन में ही वो सीमित रहते हैं। कॉर्पोरेट आके कहता है नहीं जी मेरे पास पैसे की पावर है, मैं तो सारी चीज़ करके दिखाऊंगा, वो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ उनका कंपटीशन है इंडिविजुअल टीचर से। और इंडिविजुअल टीचर अपने इंस्टीट्यूट में जैसे खुल के पढ़ाता है, उतना फिर आप उसको सैलरीड से कम्पीट कराओगे, उसका खुद का अनुभव रहेगा, वो 2 की जगह हमेशा 3 घंटे पढ़ाएगा, वो 3 की जगह 3.5 पे जाएगा, आप वो बेटर से बेटर जाता जाएगा। प्लस सब्जेक्ट ही तो है सर। मैं शायद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा जो बात आप कह रहे हो, क्योंकि जब आप इंडिविजुअल टीचर की बात कर रहे हो तो आप भी अब एक इंडिविजुअल टीचर तो नहीं हो, आपका भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, 100 लोग आपके साथ में काम करते हैं। एक फंडेड कंपनी है जिसके साथ में मान लो 2000 बंदा काम करता है या 1000 बंदा काम करता है, तो फर्क क्या है? बात तो एक ही। सर फ़र्क ये है कि उनके 2000 में से 1000 लोग सेल्स टीम के होंगे, मेरे में सेल्स टीम का एक व्यक्ति नहीं होगा। उनके सर कई सारे लोग MBA वाले बैकग्राउंड से होंगे, मेरे यहाँ जो MBA बैकग्राउंड से होंगे उनका ये होगा कि बच्चे के कोर्स में क्या ग्रोथ चल रही है, उसके डाउट सारे सॉल्व हो रहे हैं क्या। मेरा MBA वाले का काम ये नहीं होगा कि कोई नए टीचर हैं कहीं से तोड़ के लाओ, कुछ और कहीं पे एनर्जी लगाओ, या नेक्स्ट फंडिंग राउंड कैसे लाएं। हमारा ध्यान सिंपल एक है, बच्चा है, बच्चे को प्लेसमेंट रेडी बनाना है। अब इसके अंदर उसके डाउट्स आते हैं तो डाउट सॉल्विंग की टीम बना दो, तो आपकी टीम बड़ी हो जाएगी। अच्छा, डाउट सॉल्विंग के साथ आप मैंग के भी डाउट सॉल्विंग लाइव प्रैक्टिस सेशंस ले आओ,
तो मैं कहूँगा ओके, ढूंढ लो सारे माइक्रोसॉफ्ट गूगल के अंदर जितने अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनको लेकर आओ और उनके डाउट सेशंस लगा दो। तो मैं टीचर चाहिए क्वांट रीजनिंग का, तो बेस्ट टीचर्स लेकर आओ, उनको लगा दो। तो क्या है कि एटलीस्ट जब भी टीचर के पास 1 या 2 सब्जेक्ट खुद के होते हैं ना, तो वो पूरे इंस्टीट्यूट को संभाल लेता है, क्योंकि मेन चीज़ तो हम ही पढ़ा रहे हैं। मेन टीचर जो है वो एटलीस्ट 1/3 सब पढ़ा लेगा। हमारे केस में हम मतलब 70-80% कंट्रोल कर पाते हैं कंटेंट को। बची हुई जो चीज़ें हैं, डाउट सॉल्विंग हो गई, वो हो गई, वहाँ पे हम सेलेक्ट ही अच्छे कैंडिडेट को करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचर लेड का मतलब एक व्यक्ति इंस्टीट्यूट चला लेगा, आपको बाकी सारी सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी, पर आपने उस चीज़ को कॉर्पोरेटाइज नहीं किया। हम अपने बच्चे के बीच में पूरे टाइम बैठे रहते हैं, हमें हर 6 महीने में भी पता चलता है कि अगर कोई चीज़ मार्केट के अंदर चेंज हो रही है, बच्चे के क्या सेंटिमेंट चेंज हो रहे हैं, क्या मार्केट में अभी मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जॉब्स ज़्यादा चल रही हैं, कम चल रही हैं, एआई के आने से क्या उसको घबराहट हो रही है, क्या ये कैसे उस बच्चे का। गॉट इट। तो ये हो गया आपके स्टैंड पॉइंट से, क्योंकि आप अपने स्टैंड पॉइंट से अगर बोलेंगे तो एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है आपके स्टैंड पॉइंट से। अगर यहीं पे साथ में एक और चेयर हो और कोई ऐसा पर्सन हो जिसने फंडिंग उठा रखी है, तो वो अपने स्टैंड पॉइंट से अपने पॉइंट को जस्टिफाई करेंगे कि देखो हमारे पास में पैसा बहुत है, तो हम और महंगे टीचर्स को ले सकते हैं और बढ़िया टीचर्स को ले सकते हैं, तो हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर है, वट एवर इट इज, वो उनका अपना एक पर्सपेक्टिव होगा, राइट। हमने जेई के अंदर जब वो टीचर्स लेकर आए थे, तो वो सबसे एक्सपेंसिव टीचर्स ही थे, पर आज के दिन मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो बाहर से आपको लगेगा कि बड़े इजीली घुस सकते हैं, पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार आपके यहाँ पे इतना कैपिटल तो सिर्फ सैलरीज में लग जाएगा। हाँ, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है ना, मैं उसको और दूसरे तरीके से पुट करता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। अब क्या हो रहा है, वापस से ऑफलाइन की तरफ चीजें शिफ्ट हो रही हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, क्या ऐसा हो रहा है? 8 साल के सारे बिजनेस सीक्रेट्स आप निकाल सर मैंने जैसे शुरुआत में बताया था, 12th क्लास का जो बच्चा है, 12th क्लास तक का बच्चा, उसके डिसीजन उसके पेरेंट्स लेते हैं। वो बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हैं। अब जैसे सर मैंने 11th-12th में पीतमपुरा के 2-2 घंटे की ट्रैवलिंग करी है। मैं सर फ्रस्ट्रेटेड हूँ डीटीसी से कि मेरे दिन के 2-3 घंटे 11th-12th में जब बिल्कुल टाइम नहीं था तब मैंने लगाया था। तो जब मैं कॉलेज के अंदर आऊँगा तो ऑल्दो मैं जब था तब इतने ऑनलाइन सोल्यूशन नहीं थे, तो मेरे को ऑफलाइन जाना पड़ा था। पर आज के दिन आप देखोगे तो बच्चा, मैं तो पुराने टाइम में था, अब बच्चे के पास, सबके पास ऑनलाइन एक्सेस है, वो कहता मैं नहीं करूँगा 2 घंटे ट्रैवल। मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि ऑफलाइन जो टीचर पढ़ाएगा बेसिकली दैट पर्सन इज एक्सचेंजिंग हिज टाइम फॉर मनी। तो अगर वो 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो जो 50 बच्चों से पैसा लिया जा रहा है उसी की कॉस्ट से उसकी सैलरी निकल रही है, जबकि ऑनलाइन के अंदर 50 बच्चा नहीं है, 5000 बच्चा है, तो वो डिवाइड हो जाता है। तो आप एक बेटर टीचर को ले सकते हैं जिसकी सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है, राइट सर अगर आप बेटर टीचर को लेते हो तो आपके पास बच्चे ज़्यादा होने ही चाहिए, नहीं तो आप टीचर अच्छा ले ही नहीं पाओगे। दैट्स व्हाट। तो आप ये कह रहे हैं ऑनलाइन भी आज की डेट में एडटेक स्पेस में एक बहुत बड़ी मार्केट है। एज एन आउटसाइडर जो मुझे लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ये लगता है कि अब ऑनलाइन में इतना दम नहीं है एडटेक स्पेस में, ऑफलाइन की तरफ चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, और ऑफलाइन अपना पूरा सेटअप करने के लिए, या फिर ये कह लो कि एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर की तरफ मार्केट शिफ्ट हो रही है कि आपकी ऑफलाइन भी प्रेजेंस होनी चाहिए और ऑनलाइन भी होनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो नंबर ऑफ सेंटर्स खोलने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत डीपर पॉकेट चाहिए, और आप सिर्फ अभी एज फार एज आई अंडरस्टैंड सिर्फ ऑनलाइन मॉडल में हो। तो डोंट यू थिंक इट्स अ सेटबैक फॉर यू? नहीं सर, आप मतलब देखोगे ना, जैसे बाहर से मुझे लगता है कि एक परसेप्शन लगा लिया जाता है हाइब्रिड है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। एट द एंड अगर आप अच्छा पढ़ाओगे, अगर आप अपने बच्चे की चिंता करोगे, उसे नीचे से उठाओगे, चाहे आप ऑनलाइन में हो चाहे आप ऑफलाइन में हो, बच्चा आपसे जुड़ेगा। अब ये हो सकता है यूपीएससी के अंदर दूसरी कहानी हो, ऑफलाइन है उधर ऑनलाइन भी है सर, जेई के अंदर अलग कहानी हो। तो जैसे ही एग्ज़ाम बदल जाएगा तो वैसे ही सारे जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हो ना कि एक बता दो कि अगर जेई की बात करें तो जेई सर, आई थिंक आप यूपीएससी में नहीं हो, आप जेई में ही हो ना? हाँ सर, हम कोडिंग और फिर जेई में, राइट। तो जेई में सर ऑफलाइन है सर सबसे बड़े। जैसे अगर इंडस्ट्री की बात करी जाए तो जेई में कितना % ऑनलाइन है, कितना % ऑफलाइन है? ऐसा कोई डेटा है कहीं पे अवेलेबल? सर ऑनलाइन में बच्चा 5,000 देता है और ऑफलाइन में बच्चा 3 लाख दे रहा है, तो आप उनको बैलेंस नहीं कर पाओगे। आप ऐसे पूछोगे कितना पैसे वाइज, तो मेरे हिसाब से 80-90% बच्चे का पैसा ऑफलाइन में लगता है, 5-10% बच्चे का ऑनलाइन में लगता होगा मैक्स। पर आप वैसे पूछोगे कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो वो हो सकता है कि 5-10 नहीं 20-30% बच्चे भी, क्योंकि होता कि आप इंस्टीट्यूट में जाते हो, 2 टीचर अच्छे हैं, 1 टीचर अच्छा नहीं है, तो बच्चा कहता है ये टीचर मुझे ऑनलाइन वाले पसंद है, केमिस्ट्री में इनसे पढ़ लेता हूँ,
मैथ्स मैं इनसे पढ़ लेता हूँ, इस तरीके से सर रहता है। तो टीचर एक जेई के अंदर ऑनलाइन को एज अ बैकअप देखते हैं। कई सारे सर बच्चे ऐसे भी हैं जो बैकअप नहीं मेन देखते हैं और अच्छा रिजल्ट ले आते हैं, पर उनके अंदर फिर डिसिप्लिन कमिटमेंट बहुत ज़बरदस्त होना और ऐसे चाहिए। भी होते होंगे बच्चे जो ऑफलाइन कहीं से कोचिंग ले रहे हैं बट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन आपके पास आ रहे हैं, आपसे आकर के किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ने के लिए वो ले रहे हैं बिल्कुल आपसे सर, कोचिंग, और राइट? सबसे बड़ा सेक्शन वो है जो दोनों जगह ले रहे हैं पर फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी ऑनलाइन बहुत सारे प्लेयर्स हो गए हैं, बच्चे ऑलरेडी वहां पे आ गए हैं, तो व्हाट्स नेक्स्ट? मतलब और अगला क्या बड़ा होने वाला है इस बिजनेस में, आपके बिजनेस में? मैं ये बताऊं अब आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो। मुझे लगता है हर आपको 5-6 महीने में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो हर बिज़नेस जो सर्वाइव करता है वो करता ही जाता है। सर जब हमने अपनी कक्षा स्टार्ट किया था तो मुझे वहाँ से कुछ लेसन्स मिले। जब हमने अपना कॉलेज करा तो वो सारी गलतियाँ हमने करी ही नहीं सर, वो बहुत अच्छी हैं। अब मैं सर कुछ तीसरा करूँगा तो मुझे पता है कि अपना कॉलेज में मैंने क्या मिस्टेक करी, तो वहाँ पे मेरी स्पीड और ज़्यादा जाएगी। तो एक पर्टिकुलर वर्टिकल के अंदर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ लेते हो किसी भी कैटेगरी के अंदर, चाहे वो कोई और वर्टिकल हो, मीडिया हो या कहीं भी हो। तो जैसे आप सर दोबारा कोई मीडिया फर्म बनाना चाहोगे तो आपको पता होगा पिछले 15 साल में मैंने क्या मिस्टेक्स करी, आपके लिए सुपर फास्ट है। तो आप पूछोगे आपका एज क्या है? आपका एज सर एक तो आपकी करेज है, एक आपका एक्सपीरियंस है, दूसरा ये है कि आप अपना जो भी बच्चा है उसके बारे में कितना सोचते हो, क्या आप अपने आप को बदलाव करते हो, आपका फीडबैक लूप कितना फास्ट है, आपकी गुडविल कैसी है आपकी मार्केट गुडविल में? कैसी है मार्केट के अंदर। सो गुडविल की बात करें, हमने सर यूट्यूब पे इतने बच्चे पढ़ाए। अब जब आप बूटस्ट्रैप होते हो तो एक चीज़ जो आपको नहीं पता होती वो ये कि सर पीआर कैसे वर्क करता है। तभी मैं सर पूरे पॉडकास्ट में डर रहा था कि क्योंकि सर होता क्या है, जितने भी सर बाकी फंडेड हैं या जो थर्ड फोर्थ प्लेयर भी हैं जिनके पास कहीं छोटी फंडिंग ले रखी है, सर आज के दिन बड़ा आसान है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ़ैन पेजेस होते हैं ना, और वहाँ पे वो कुछ भी किसी को एकदम से हीरो से ज़ीरो बना देते हैं, पीछे एक म्यूज़िक लगता है। सेम चीज़ सर आज के दिन आप अपनी 5-10 लोगों की टीम बनाओ, सबके 5-5 अकाउंट करो, रेडिट पे वो ऐसा पोस्ट कर देंगे आपको समझ नहीं आएगा, कोरा पे ऐसा पोस्ट कर देंगे। आप सर कोई भी एक नया वीडियो निकालो, आपका चैनल थोड़ा बड़ा है पर आप एक छोटे चैनल जैसे कोरा जैसे पोस्ट पे डालोगे, शुरुआत के 5 कमेंट्स आपने लिख दिए, बचे हुए 25 ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो आप एक नरेटिव बड़े इजीली मार्केट के अंदर सेट कर सकते हो। तो ये चीज़ सर मुझे तब पता चली जब मैं कुछ और जो मेरे पार्टनर्स थे, को फाउंडर्स थे, जो और कहीं जगह ठीक कर रहे थे, तो उन्होंने बताया मन ये चल रहा है मार्केट के अंदर। तो मैंने कहा अरे यार हमें तो नीचे से मतलब काटा भी जा सकता है, कि आप ऊपर कितना ही काम करते जाओ। मैं पहले सर अपने सेमिनार में जाता था तो मैं स्टूडेंट्स को कहता था देखो ऊपर चढ़ने के 2 तरीके हैं, या तो आप सबसे बड़ी इमारत बना लो या शहर की सारी इमारतें गिरा दो। तो आप अपनी इमारत ही बड़ी करो। बाद में सर मार्केट में जाके पता चला आपको अपनी इमारत तो करनी है, साथ में कोई आपके नीचे से पिलर तोड़ने आएगा, उससे बचाना है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ एक ही मेट्रिक है जिसे देखना है, आपका कंटेंट कैसा है और आप कितने बच्चों तक रीच कर पा रहे हो। मैंने कहा जब तक ये बच्चे आपसे पढ़ते जा रहे हैं, मैं कहता हूँ हैं 2 करोड़ पर चाहे 2 लाख पढ़ रहे हैं, वो 2 लाख इसलिए शायद पढ़ रहे हैं उनको आपका कुछ चीज़ पसंद आई और वो लेक्चर देखे जा रहे हैं। तो अगर आप उस पोजीशन को मेंटेन करते जा रहे हो तो जितना बैड हुआ है ना उससे 3 गुना ज़्यादा पॉजिटिव कर दो। अब या तो हम अपना सर एक व्यक्ति बैठा दें इसके ऊपर, इसको काटने के ऊपर। हमारे सर जब भी कोई चीज़ नहीं आ रही होगी वेबसाइट पे, एटलीस्ट 7-8 बार डीडॉस अटैक हो चुका होगा हमारे ऊपर। हमारे वेबसाइट पे भी होता है, पेजेस के ऊपर भी डीडॉस अटैक होता है। ऐसे ऐसे सर लोग हैं। एक बार तो मैंने टीम बैठाई थी कि पीछे तक सारा खोदो कि ये किस किस से जुड़ा हुआ है। सिंगल व्यक्ति होंगे सर जिनके मान लो 2-2, 4-4 हज़ार फॉलोवर हैं, लिंक्डइन पे आप ढूंढ सकते हो उन्हें, और आप उन्हें पैसे दो, 70-70 पोस्ट आपके अगेंस्ट लिख देंगे। आप सोचोगे मैं इस व्यक्ति से मैं मिला नहीं, इसने मेरा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, ये मेरी कैटेगरी का भी नहीं है, ये क्यों लिख रहा है? तो हमें पहले समझ में नहीं आता था, पर धीरे धीरे सर हमें वो चीज़ों का पकड़ में आने लग गया। तो अब समझ में आया सर इनका बेस्ट आंसर होता है कि इनको इग्नोर कर दो या वापस हंसी से बोल दो कि अरे इस तरीके से ये चीज़ चल रही है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, कि ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में तो मैटर करती है, लॉन्ग टर्म में नहीं करती। लॉन्ग टर्म में नहीं करती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सबको अंदर से पता होता है, चाहे बच्चे हों, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, सबको पता होता है अंदर से कौन कैसा है। तो लॉन्ग टर्म में एट द एंड ये मैटर करता है कि आपका इंटेंट क्या है। क्या आपका इंटेंट अंदर से जेन्युइनली बच्चों के लिए आप अच्छा सोच रहे हो, तो बच्चे उस बात को पकड़ लेंगे आज नहीं तो कल, या जो भी आपकी ऑडियंस है, जो भी सर कस्टमर है। जैसे कि मान लो हम कॉलेज कैटेगरी में हैं, हमारे पास आज तक इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस आए होंगे कि आप हमारा नाम ले लो, आप हमारा प्रमोशन कर दो, आप जो पैसा बोलोगे सर वो उसके लिए ओके हैं। आप सारे नंबर भूल जाओ, क्योंकि क्या है सर हम 7-8 साल पुराने प्लेयर हैं, तो हमने बोल दिया तो बहुत बड़ा
ट्रस्ट आ गया उसके पीछे की। तो मैं किसी के सर सारे प्राइवेट जितने कॉलेजेस होंगे सबको हमने मना तो किया। आप किसी को प्रमोट नहीं करते? किसी को सर नहीं किया। फिर अभी सर 1 महीने पहले एक फाउंडर का और आया मेरे पास, अमन बना दो। अब सर फाउंडर खुद कॉल करके बोलते हैं और मैं मिल रखा हूँ पीछे। मैंने कहा सर मैं बना तो दूंगा पर ऑनेस्ट होगा, मेरे से झूठ नहीं बोला जाएगा। मैं एक वीडियो के लिए अपने 7-8 साल की इमेज को नहीं दाव पे डाल सकता। तो उन्होंने कहा अमन आप ऑनेस्ट बनाओ, हमने चीज़ ठीक बनाई है। सर मैंने ऑनेस्ट बना दिया। मैंने उनको कहा आप पहले इसको रिव्यू कर लो, आप चाहते हो क्या मैं डालूं? उन्होंने कहा अमन लाइव मत जाना। तो मेरे ये पता है सर, मैं कहीं पे जॉब कर रहा होता तब भी मेरे लिए बड़ा इजी था, क्योंकि मैंने इनिशियली उस सैलरी को पिक कर लिया था और बच्चे मेरे से पढ़ रहे थे। शायद कहीं एक्विजिशन एग्जिट कर ली होती तब भी वन टाइम, वो कहते हैं ना सर मनी टुडे इज़ बेटर देन मनी टुमारो, क्योंकि आप उसको बाद में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर सर मेरा हमेशा से विजन ये था कि अमन आज आप 22-23 साल के हो, आपको क्या करना है, मतलब आपको अगले 10 साल का काम नहीं करना, अगले 20 साल का काम नहीं करना। आपको क्या पता कि आपका पोटेंशियल क्या है। जब हम अपने स्टूडेंट को ये कहते हैं कि भाई आप लाइफ जियो तो ऐसी जियो कि जब आप याद में रख के जा रहे हो तो आप अपनी किताब के ऑथर हो, और उस किताब को जब आप वापस पढ़ो तो यूँ लगना चाहिए यार क्या बढ़िया खेला, बढ़िया मज़ा आया, इस चैप्टर में ये हुआ था, इस चैप्टर में ये हुआ था, इस चैप्टर में ये हुआ था, और वो मज़ा आना चाहिए। तो मैंने कहा यार इस चीज़ को करेंगे तो अच्छा करते हैं, अगर हिम्मत होगी तो लॉन्ग रन में हम इस चीज़ को बड़ा करेंगे। अभी हमारी नॉलेज भी कंपाउंड हो रही है, हमारे एक्सपीरियंसेस कंपाउंड हो रहे हैं। ये सर एंटरप्रेन्योरशिप की बेस्ट एज क्या होगी आप सोचो? सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स किस एज के होते हैं? मे बी 22-23 साल के? नहीं सर 40 है। Is it? यूएस के अंदर सर सर्वे हुआ, कई हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर बिजनेसेस को सर्वे किया गया। एवरेज जिस पे सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एज है 40। अब आप सोचोगे टेक स्टार्टअप्स में यंग होते होंगे, क्योंकि हमने सबने मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स What do you mean by successful entrepreneurs? कि ये बिजनेस जो है ये सरवाइव कर गया कई सालों तक। So you're not talking about building a $1 billion company. You're not talking about unicorns. बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ सर, जो सरवाइव कर गए, 8-10 साल जिंदा रह गए, बहुत बड़े ग्रो हो गए, मरे नहीं। उनके जब आप एंटरप्रेन्योर्स की एज देखते हो, टेक के अंदर वो 42 निकल के आई, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, इंडिया के स्टैट्स नहीं है। Okay. तो होता क्या है सर, आप जिस एज में हो आपके अपने अलग अनुभव हैं, तो आप वो कई सारी गलतियाँ नहीं करोगे जो हम कर सकते थे 21-22 साल की उम्र में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने मेरे को मोटिवेट कर दिया। सर आप अपने प्राइम पे हो, अगर आपको आज कुछ करना है क्योंकि आई एम इन माय 40s, तो मैं अपने प्राइम पे हूँ, इसका मतलब आप अपने बिल्कुल प्राइम के ऊपर हो अभी। आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। अभी रिसेंटली मैंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है एंड इट्स डूइंग प्रीटी गुड। अभी 3 महीने हुए हैं सिर्फ उसको लॉन्च करे हुए, बट 3 महीने में कुछ ऐसा हो गया जो मैंने 3 साल का टारगेट बनाया हुआ था वो 3 महीने में अचीव हो गया है। बिल्कुल होगा सर, क्योंकि होता क्या है कि इस एज तक आते आते देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, और वो सारे डॉट्स कनेक्ट होने लग जाते हैं एक साथ में। तो इन सेकेंड्स आई कैन लुक एट थिंग्स एंड आई कैन जगल आउट विद थिंग्स जो पहले शायद मैं नहीं कर पाता था एट द एज ऑफ 20। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो ये इसका मतलब आज जो हमने ये किया सेशन, तो मेरा तो जो मुझे चाहिए था वो मुझे तो मिल गया, राइट? सर आप प्राइम पे हो, आपके अभी सारे एक्सपीरियंसेस कंपाउंड होके अब जो आप करोगे हाँ 10 साल आप। दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हो कि जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं टेक स्पेस में, सिलिकॉन वैली में या यूएस में, उनकी जो एवरेज एज है दैट इज 42। सक्सेसफुल की डेफिनेशन में भी क्रिएटिंग $1 million कंपनी और $1 multi-million कंपनी। सर दैट इज अ बिग बिजनेस। एग्जैक्ट मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा। इट्स नॉट अ स्मॉल बिजनेस। अगर आप एक बड़ा बिजनेस बनाते हो और वो स्टेबल है और वो सर्वाइव कर रहा है, तो उनकी क्या एज निकल के आ रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जब भी मैं किसी भी व्यक्ति से मिलता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे मैं क्या क्योंकि सर जो भी एज में वो कुछ ना कुछ आपको हमेशा देके जाएंगे। तो एक गुड लिसनर रहो, अच्छे मेंटर्स की तलाश करो जो आपको ठीक गाइड कर पाएँ, आपसे आगे 4-5 साल हों, और फिर एग्जीक्यूट करो। और जब लास्ट में जाएं तो आपकी किताब इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि आपको लगे कि यार बहुत अच्छे चैप्टर्स मैंने इसके अंदर। बहुत बढ़िया जी, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ जितनी भी आज आपने कही। उसमें एक बात है जिससे मैं एग्री नहीं करता, जो भी आपने बोला कि जो एज में बड़े हैं उनसे सीखो। मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा, स्पेशली जो आपने ये वाली बात बताई, ये जो डेटा वाली, मेरे को भी भूलना मत। इस रिकॉर्डिंग के बाद में मुझे वो लिंक चाहिए, किताब मोबाइल के ऊपर मुझे पूरी किताब चाहिए, मुझे वो पढ़ना है। आई डोंट थिंक कि एज मैटर करती है। एज आप किसी से भी सीख सकते हैं अगर आपके अंदर सीखने की चाह है तो, चाहे वो आपसे एज में बड़े हों चाहे छोटे हों। और मेरा ये मानना है कि चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोई बुक हो, चाहे कोई इंसान हो, अगर उससे आप कोई एक चीज़ भी सीख लेते हैं, जैसे आज के इस सेशन से वो लोग जो अभी वीडियो में देख रहे हैं, अगर कोई एक चीज़ भी सीख लेते हैं तो आई एम श्योर
उनकी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो एक अलग डायरेक्शन में जा सकती है। अमन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू।